हेलो सिस्टर WX विद वंशन में आप सबका स्वागत है। तो आई एम सो सॉरी गाइस, मैं दोबारा से आपको सॉरी कहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। आई नो दैट कि मैंने 1 मंथ से कोई भी अपडेट नहीं दिया है, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और कुछ मंथ पहले भी मैं डेली अपडेट नहीं दे रही थी, मतलब हालांकि 10-15 दिन में एक वीडियो डाल रही थी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रही थी, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे आप लोग। और मैं समझ रही हूँ आप लोगों की फीलिंग्स को, बट यार सीरियसली ये मेरा थोड़ा सा पर्सनल चीज़ है, पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ जिससे आप लोग मुझे समझने की कोशिश करें। मैं बहुत बहाने मारती हूँ ना, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यार मेरी फीलिंग्स मेरे कुछ समझो। जैसे कि मैं हालांकि एक चीज़ बता ही सकती हूँ, मेरी पर्सनल है ये, पर सीरियसली बाद में जाके तो खुलने ही वाली है। फ़िलहाल के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है लगभग 4 मंथ पहले ही, 4-5 मंथ पहले ही। इसकी वजह से मैं डेली अपडेट नहीं दे पा रही थी। जब से मेरी सगाई आई मीन टू से एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद से लगातार मेरे मंगेतर से मेरी बात हो पा रही थी। और ऐसा कह सकते कि तब वो मुझे पसंद नहीं थे, इसलिए मैं बात नहीं कर रही थी। पर फिर भी वो बार बार मुझे फ़ोन करते, मुझसे मैसेज करते, आई मीन मॉम डैड को कहते तो मॉम डैड मुझसे बात करवाते। ऐसा सीन हो गया था, मतलब ऐसा बोले कि एक तरफ नफरत और एक तरफ प्यार था। बट अभी थोड़ा पसंद है मुझे, मतलब हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। वो बहुत अच्छे इंसान है, पर कभी कभी होते नहीं है, ऐसा हो सकता है। हाँ, कैसे किसी के पर हालांकि मैं बता दूं कि वो बहुत अच्छे इंसान है। और बात रही इतनी जल्दी की, तो वैसे आप लोगों को शायद मेरी एज नहीं पता होगी, जिसको पता होगी वो सदमे में होगा, क्योंकि मैं इतनी छोटी उम्र में सगाई कर ली, आई मीन एंगेजमेंट कर ली। तो एक चीज़ बता दूं कि हमारे में मतलब मुस्लिम के अंदर तो हालांकि ऐसा है कि जब तक माँ बाप की इच्छा नहीं होती तब तक तो नहीं, पर हमारे मतलब हमारे कुटुंब के अंदर ऐसा है ना कि जल्दी करा देते हैं करके, मतलब लड़की जवान हो जाती है ना तभी करा देते हैं। नहीं, इस बात का डर नहीं कि वो भाग जाएगी, इसलिए नहीं, उनके रिवाज के हिसाब से, मतलब हमारे रिवाज के हिसाब से हमें इसी उम्र में शादी करनी पड़ती है। तो हालांकि मेरी बारी आई है, मेरे बाद मेरी बहन की बारी आएगी, उसके बाद तो कोई नहीं है भाई। तुम कुछ मंथ बाद मेरी शादी हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कि मैं डेली अपडेट दे पाती हूँ या नहीं। पर अभी के लिए तो मैं इतना कह सकती हूँ कि इतना सुनने के बाद तो आप लोग थोड़ा तो मुझ पे विश्वास कर सकते हैं ना। मैं डेली अपडेट नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। पहले तो वो इतना ज़्यादा हो रहा था, मेरे पास इतने काम थे, वो सब कुछ था। बट अभी मंगेतर, सगाई, उनके मॉम डैड, इधर शादी में जाना, उधर शादी में जाना, फंक्शंस में जाना, बहुत सारी चीज़ें हो गई है मेरे साथ। और कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो चलो घूमने चलो घूमने, मतलब ऐसा सीन हो गया है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है मुझे, सीरियसली घर पे रुकने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो यार समझो, इसलिए मैं अपडेट नहीं दे पा रही थी। फिर से मैं कोई उम्मीद आपको नहीं दूंगी, आई मीन कोई दिलासा नहीं दूंगी कि मैं डेली अपडेट दे पाऊंगी, क्योंकि मैं डेली अपडेट अब से तो शायद ही दे पाऊंगी। शादी के बाद तो पता नहीं, अल्लाह अल्लाह हो जाएगा मेरा, मुझे नहीं पता। पर तब भी कोशिश करूँगी मैं, और अभी भी कोशिश ही कर रही हूँ। मतलब हालांकि मेरे पास जितना टाइम है उतने में तो मैं आप लोगों के साथ इंजॉय कर सकती हूँ। अब मैंने इतनी पक पक कर लिया, आप लोग सुनकर परेशान हो, आई मीन सॉरी, एकदम इरिटेटिंग हो गए ओके कि कितना बोलती है दीदी, कितना बोलती है वानी। हाँ, फिर ओके सॉरी। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये फैन फिक्शन शानवान फैन फिक्शन है। तो दोबारा से मैं 1 मंथ बाद शानवान फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। टॉप हमारा वीवो शान, बॉटम हमारा लैनवोंगची। हाँ, तो ये बेसिकली स्टोरी क्यूट लव, रोमांटिक लव स्टोरी है। उम्मीद कर सकते हो आप लोगों को ये पसंद आएगी। और एक और बात कि एज गैप स्टोरी है, मतलब यहाँ पर वीवू शियान जो छोटा होने वाला है और वोंग जी बड़ा होने वाला है।
हालांकि ऐसी स्टोरी है तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बट ये स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप है। उम्मीद कर सकते हो आप लोगों को मेरी फैन फिक्शन पसंद आएगी। तो लेट्स स्टार्ट इन फैन फिक्शन, आई मीन इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। वैसे इतने दिनों बाद मैंने फैन फिक्शन एक्सप्लेन किया ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। और बाकी की बात करें तो बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, वो मेरी बहन और मेरी मॉम और बाकी के आसपास वाले ये बहुत शोर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीन हमें दिखाया जाता है हमारे एक खूबसूरत सी जगह का, जहाँ पर आई मीन उसे कह सकते हैं कि घर के पीछे साइड नहीं होता, मतलब वो बालकनी, हाँ, उस बालकनी के पास एक झूला लगा हुआ था। मतलब क्या बोलते हैं उस झूले को इंग्लिश में, जो भी बोलते हैं भाई, मैं तो झूला ही बोलूँगी, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ओके, तो झूले पर 2 पर्सन बैठे हुए थे। दोनों के दोनों झूला झूलते हुए एक दूसरे की आंखों में डूब से गए थे, मतलब प्यार भरी नज़र से देख रहे थे। चांद की रोशनी उन दोनों के ऊपर आ रही थी। हालांकि वो दोनों भी छोटे बच्चे थे, बड़े नहीं थे, ठीक है। हो सकता है 15 साल के या फिर 14 साल के। तो वो चांद की रोशनी में बैठे हुए थे, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तब ए वाला लड़का कहता है, मतलब मैंने ए भी रख दिया यार, तो ए वाला लड़का कहता है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम सोच लो, यह हमारा आखिरी समय होने वाला है। मैं तुम्हें छोड़कर तो जाना नहीं चाहता, पर क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लैंसन, ये सुनकर हमें पता चलता है कि हमारा फर्स्ट लीड लैंसन है। लैंसन कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा विंग। तब हमें पता चलता है ये वाला लड़का हमारा सेकेंड लीड विंग है। विंग कहता है, लैंसन, मैं तुमसे छोटा हूँ, इसलिए मॉम डैड मुझे ले जा रहे हैं बाहर। हम वहाँ से कब आएंगे मुझे नहीं पता है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मॉम डैड मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं। मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं लैंसन को नहीं छोड़ना चाहता, पर उन्होंने कहा कि मैं भी इसके लिए छोटा हूँ कि मैं किसी के घर रहूँ, चाहे वो मेरे दोस्त का घर क्यों ना हो और उनके दोस्त का घर क्यों ना हो। वो ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, पर अभी छोटा हूँ मैं, इसलिए मुझे मना कर रहे हैं। ये सुनकर लैंसन उदास हो जाता है और उदासी आवाज़ में कहता है, विंग, तुम मुझे भूल जाओगे। विंग लैंसन को सडनली हक कर लेता है और कहता है, कभी नहीं लैंसन, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी तुम्हें नहीं भूल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है कि तुम बाहर देश जा रहे हो, उसके बाद कब लौटोगे ये भी नहीं पता, लौटोगे भी या नहीं। ये सुनने के बाद विंग कहता है, मैं लौटूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए लौटूंगा लैंसन, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, और ये चीज़ का मैं वादा करता हूँ। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, कहीं वहाँ तुम्हें कोई और। ये सुनने के बाद विंग लैंसन से दूर होते ही उसके लिप्स पर हाथ रखते हुए कहता है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो लैंसन, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद लैंसन बस विंग की आंखों में देखने लगता है और विंग भी लैंसन की आंखों में। लैंसन और विंग दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर रो रहे थे। विंग लैंसन के आंसू पूछ रहा था और लैंसन विंग के। तभी उन दोनों के मॉम डैड की आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद लैंसन विंग को सडनली हक करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ मत जाओ ना। विंग कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता लैंसन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं ज़रूर आऊँगा। लैंसन कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये सुनने के बाद विंग लैंसन से दूर होता है, लैंसन को नीचे
मतलब नीचे टू से लैंजन थोड़ा उससे लंबा था ना, इसलिए उसे इशारा करता है कि तुम नीचे झुको। विंग ऐसा इशारा करता है तो लैंजन नीचे झुक जाता है। विंग आसपास देखता है और लैंजन के फोrehead पर किस करते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। लैंजन विंग की तरफ देखता है। लैंजन कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना विंग। विंग लैंजन को जो कि देखता है और उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है, एक चीज़ का ध्यान रखना, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। और अगर मुझे पता चला लैंजन कि तुम किसी और के हो तो ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और उससे जो भी शख्स तुम्हारे साथ मुझे दिखा मैं उसे जान से मार दूँगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। समझ आई? लैंजन कहता है कि मैं कभी किसी के करीब नहीं जाऊँगा विंग, सिवाय तुम्हारे। विंग कहता है, और मैं जाने भी नहीं दूँगा लैंजन। विंग ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। लैंजन विंग को जाते हुए देखता है, फिर थोड़ी देर बाद वो भी नीचे आता है। दोनों को एक साथ नीचे आता हुआ देख दोनों के मॉम डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, ओह लैंजन विंग तुम दोनों आ गए। जहाँ पर लैंजन भी उदास था और विंग भी। विंग के मॉम डैड काक्ससरन और बी चांग से दोनों कहते हैं, चलो विंग, फ्लाइट का टाइम हो गया है, हमें जाना होगा। एक बार आखिरी बार सबको अलविदा कह दो। विंग सबको टाटा कहता है और लैंजन को आँख मार देता है। लैंजन विंग की वो आँख मारने वाली इस बार, मतलब हालांकि उसने 2-3 बार ऐसा किया है विंग ने, पर लैंजन तब बहुत खुश हो जाया करता था, शर्मा जाया करता था। पर इस बार लैंजन शर्माता नहीं है, ना ही कुछ बोलता है। यह देखकर विंग समझ गया था कि लैंजन उदास है उसके जाने पर विंग कुछ नहीं कर सकता। विंग और विंग के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। लैंजन विंग के जाते ही रोने लगता है और रोते हुए अपने मॉम डैड को हक कर लेता है। उसके मॉम डैड उसे संभालने लगते हैं और उसके कुछ दिनों बाद लैंजन की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। लैंजन रो रो कर बहुत हालत बिगाड़ चुका था। लैंजन बहुत ज़्यादा विंग को मिस कर रहा था बचपन में ही। विंग जो कि जा चुका था और लैंजन बहुत ही ज़्यादा विंग को मिस कर रहा था। हमें यहाँ से कुछ सालों बाद का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हमारा लैंजन दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर है। प्रोफेसर होने के कारण मतलब चश्मा लगा के वो घूमता है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है, पर अपनी हैंडसमनेस वो ज़्यादा दिखाता नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल आ चुके हैं, पर उसने एक के भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं, एक के भी नहीं, क्योंकि वो विंग का वेट कर रहा है अभी भी। लगभग हमारा लैंजन 25 या फिर 26 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, पर अभी भी वो विंग की विंग के इंतज़ार में बैठा हुआ है कि विंग आएगा, ज़रूर आएगा, और उसे अपने विंग पर पूरा भरोसा है। लैंजन कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो अपने लेक्चर जो कि अटेंड करता है, टू से पढ़ाने लगता है। हमारा लैंजन बहुत ज़्यादा होनहार था। वो बच्चों को पढ़ाने में भी और उनके साथ घुल मिलने में भी बहुत अच्छा था। हालांकि वो ज़्यादा बात तो नहीं करता था, पर जो भी बच्चा उनसे जो भी स्टूडेंट्स हमारे लैंजन से क्वेश्चन पूछता था, लैंजन उसका सही उसे आंसर देता था और उसे समझाता था भी कि ये सही है और ये गलत। लैंजन उन सबको क्वेश्चन के आंसर देता था और उनकी कुछ चीज़ों में हेल्प भी करता था। जो भी स्टूडेंट लैंजन के पास आता था, थोड़ा हिचकिचा रही हूँ यार, इतने मंथ बाद 1 मंथ बाद यार, सीरियसली मेरी टंग बहुत ये हो गई है। ओके, तो प्लीज़ इग्नोर करना, माफ़ी चाहती हूँ। लैंजन जो भी स्टूडेंट लैंजन के पास आता था,
वो लैंसन से कोई भी क्वेश्चन पूछता था तो हमारा लैंसन सही सही आंसर देता था। आई मीन टू से उन्हें समझाता था, उन्हें बताता था। और ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद थी कि उनके टीचर बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई भी चीज़ में मतलब हालांकि कितनी बार भी चाहो, जितनी बार चाहो उतनी बार आप चाह कर क्वेश्चन पूछ सकते हो। और लैंसन एक भी बार गुस्सा नहीं करता था, सिंपली नॉर्मल तरीके से बताता था। बाकी के टीचर्स के पास अगर वो स्टूडेंट जाते थे तो गुस्सा करते थे टीचर्स, बट हमारा लंजन ऐसा नहीं है। लंजन बहुत सिंपली और पोलाइट वे में समझाता था जिससे स्टूडेंट को बहुत अच्छा और समझ भी आता था। और इन चीज़ों के कारण पूरे कॉलेज में सारे स्टूडेंट्स हमारे लंजन को बहुत पसंद करते थे। लंजन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर था, बट हैंडसमनेस में भी उसकी टक्कर कोई नहीं ले सकता था, ऐसा लंजन था। लंजन को बहुत प्रपोजल आ चुके थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के भी प्रपोजल आ चुके थे, पर लंजन ने रिजेक्ट ही कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। इस बार लंजन बैठा हुआ था और 2-3 स्टूडेंट्स आकर क्वेश्चन पूछने लगते हैं। लंजन उनके आंसर करता है। तभी एक टीचर वहाँ आती है और कहती है कि मिस्टर लैनमोंग जी, आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। यह सुनने के बाद हमारा लंजन कहता है कि वो आ रहा है थोड़ी देर में। फिर वो उन सबको क्वेश्चन के आंसर देने के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है। जैसे ही वो जाता है, मे आई कम इन सर कह कर वो अंदर आता है। सर भी कमिंग कह देते हैं। लंजन आकर बैठता है चेयर पर और पूछता है कि क्या हुआ, उसे अर्जेंटली क्यों बुलाया गया। ये सुनने के बाद टीचर कहता है कि आपका यहाँ से अब जाना होगा, आपको दूसरी कॉलेज में मिला है। आई मीन अब मैं क्या बोलूँ कि नौकरी मिली है, जॉब मिली है, क्या कहते हैं भाई। अब मुझे यहाँ पर नहीं पता है कि टीचर को कहीं और जाना होता है तो क्या कहते हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट को कहते हैं तो वो बोलते हैं कि न्यू एडमिशन है, फॉर्म भरवाना है, बहुत कुछ होती है। बट एक टीचर के लिए क्या होता है, आई डोंट नो यार। आप लोग ज़रूर बता देना मुझे, ठीक है। अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि हमारा जो वांगजी है दूसरी जगह उसका क्या हो गया भाई, ट्रांसफ़र हो गया। ये तो पुलिस का होता है ना, क्या बोलते हैं ना, मतलब जॉब मिल गई, बिजनेस थोड़ी ना कर रहा है भाई। अल्लाह, समझ लो यार, आपके पास भी दिमाग है ना, आप खुद ही समझ लो, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है वरना मैं पागल हो जाऊंगी। माफ़ करना। तो हमारा लैंजन जो कि उसका कहीं और मतलब आई मीन टू से कहीं और दूसरी कॉलेज में उसको जॉब मिल गई थी। आई मीन टू से उसको एडमिशन मिल गया था, जो भी मिल गया था, आप लोग समझ गए ना। तो उसी के चर्चे में अभी प्रिंसिपल उसे बुला रहे थे, मतलब हमारे लंजन को बुला रहे थे। लंजन बोलता है कि ये कब हुआ, कैसे हुआ, और आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मतलब हो क्या है तो आपने बताया क्यों नहीं। तो हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि अर्जेंटली हो गया, मतलब हालांकि उन टीचर ने आई मीन वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे फ़ोन किया, बहुत बड़ी कॉलेज है, उन्होंने कहा कि वहाँ की एक टीचर, होनहार टीचर, एकदम एकदम मस्त, जो जी के बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते हो, बहुत पोलाइट वे में, बिल्कुल गुस्सा ना करते हो, ऐसे टीचर को यहाँ भेजा जाए। तो मैंने अर्जेंटली तुम्हारा नाम ले लिया और फिर उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रांसफ़र यहाँ करवा दिया जाए। ट्रांसफ़र समझ रहे हो ना। तो हमारा लानवांग जी कहता है कि अच्छा, तो वो कॉलेज कौन सी जगह आप पढ़े, मतलब कौन सी कॉलेज की बात कर रहे हो, मतलब बात कर रहे हो। तो प्रिंसिपल उन्हें कॉलेज का नाम बताते हैं। तो हमारा लंजन कहता है कि वो तो बहुत बड़ी कॉलेज है और वहाँ पर मेरा नाम, मतलब मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाऊँगा, प्रोफेसर होऊंगा वहाँ का। तो हमारे जो कि प्रिंसिपल होते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, इसलिए तो मैंने तुम्हारा नाम बोला लैंजन। तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा, वैसे भी तुम्हें पैसों की थोड़ी ज़रूरत भी थी, तो तुम्हें वहाँ पर अगर तुम पढ़ाते हो बच्चों को तो तुम्हें पैसे भी, जो कि तुम्हारी अर्निंग है वो बहुत ज़्यादा आएगी और तुम हैंडल भी कर सकते हो।
तो ये सुनने के बाद लैंसन कहता है कि तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल, आपका बहुत बहुत आभार, मैं आपका आभारी रहूँगा, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, थैंक यू सो मच। तो प्रिंसिपल कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा और मेरा इतने साल से तुम यहाँ पर हो तो इतना तो बनता है लैंसन तुम्हारे लिए। लैंसन कहता है थैंक यू सो मच सर। जहाँ पर हमारे प्रिंसिपल कहते हैं मोस्ट वेलकम लैंसन, चलो चलो तैयारी कर लो, कल से ही तुम्हें जाना है। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है कल से, पर मैं अपना सारा सामान और वो सब, जहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं वो सब मैंने आज के आज ही भिजवा दिया है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैंने अरेंज करवा दिया है। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है ओह, फिर से अगेंस्ट थैंक यू सर। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं कि अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो लैंसन। लैंसन कहता है उप सॉरी। ये सुनने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम छोटे के बच्चे ही रहोगे, अब जाओ तुम जल्दी से जल्दी, कल तुम्हें जाना है ना जहाँ नई कॉलेज में, तो जाओ अभी। ये सुनने के बाद हमारा लैंसन कहता है कि ठीक है, तो क्या आज की, जहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह कोई और टीचर को भेज दूँगा, तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जाना होगा, क्योंकि वहाँ कॉलेज में तुम्हें जाने के बाद वहाँ पर कुछ सामान सही से सही जगह रखने पड़ेंगे, और जिसके लिए कल तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा, कल तुम्हें पढ़ाना है तो तुम्हें आज ही जाना होगा। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है कि चलो ठीक है, वो वहाँ से निकल जाता है। सीन हमें कट करके एक बहुत बड़ी कॉलेज का दिखा जाता है, जहाँ पर वीआईपी बच्चे ही पढ़ते हैं। ये देखने के बाद हमारा लैंसन बस उस कॉलेज को देखता ही रह गया था। हाँ, उसने नाम बहुत सुने हैं, फ़ोटोज़ भी बहुत देखे इस कॉलेज के, और उसका सपना भी था कहीं ना कहीं कि वो इस कॉलेज में पढ़ाएगा करके, बट वो पूरा नहीं हो पाया। वो छोटी कॉलेज में पढ़ा रहा था, मतलब प्रोफेसर था, बट अब इतनी बड़ी कॉलेज में वो प्रोफेसर है और उसे मंथली पेमेंट भी बहुत बढ़िया मिलेगा। तो हमारा लैंसन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था इतनी बड़ी कॉलेज को देखकर। इतनी बड़ी कॉलेज में उसका मतलब हो गया ना ट्रांसफ़र, तो ये बहुत बड़ी बात थी लैंसन के लिए। लैंसन बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो हमारा लैंसन बहुत बड़े कॉलेज में पहुंच चुका था। लैंसन इतने बड़े कॉलेज को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा ही हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था वो। एंड देन फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है, मतलब वो भी टीचर था, हालांकि वो बताता है लैंसन को उसका मतलब प्रोफेसर का रूम, इतनी बड़ी कॉलेज में प्रोफेसर का एक रूम भी होता है, तो वो रूम हमारे लैंसन को दिखाया जाता है। लैंसन उस रूम को देखता है जो कि बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। ये देखकर लैंसन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था। टीचर उन्हें रूम दिखाकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंसन उन टीचर को जाते हुए देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। फिर वो उस रूम के अंदर जाता है जहाँ पर बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं था। सामान तो पहुँच चुका था पर लैंसन रखे कैसे, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रखी, इसलिए लैंसन को सफाई करनी पड़ेगी। लैंसन को सफाई करने से पहले लैंसन अपने आसपास कुछ देखता है, सोचता है कि यार अब मैं क्या करूं, सफाई करनी है और मेरे पास तो मास्क भी नहीं है। लैंसन जो कि सोचता है कि हाँ, और वैसे भी अभी तो पूरा दिन बाकी है, क्यों ना इस कॉलेज के बारे में जान भी लूँ और साथ में यहाँ पर नर्सिंग रूम होगा तो वहाँ से मास्क भी ले लूँ। ये सोचकर हमारा लैंसन वहाँ से निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते वो नर्सिंग रूम में पहुँच ही जाता है, मतलब डॉक्टरी रूम में, जो कि कॉलेज के अंदर बना हुआ होता है, होता ही है। तो हमारा लैंसन वहाँ आता है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था ना बाहर साइड डॉक्टरी रूम, मतलब नर्सिंग रूम, जो भी क्लिनिक टाइप। तो हमारा लैंसन वहाँ आता है और देन वो देखता है कि अंदर एक ही आदमी, मतलब एक डॉक्टर जो कि बात कर रहा है। तो हमारा लैंसन उनके पास जाता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, जहाँ पर वो डॉक्टर हमारे लैंसन की तरफ देखते हैं। लैंसन उनकी तरफ देख रहा था। वो डॉक्टर कहता है कि यस बोलिए, क्या काम है, क्या आपको कुछ चोट लगी है, क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है, या फिर कोई और पेशेंट है। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है कि ना ही मुझे दर्द हो रहा है, ना ही मुझे चोट लगी है, और ना ही मेरे साथ कोई पेशेंट है। ये सुनने के बाद डॉक्टर कंफ्यूज लुक से हमारे लैंसन को देखते हुए कहता है तो फिर क्या काम है। तो हमारा लैंसन कहता है कि वो मुझे एक मास्क चाहिए था। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि मास्क,
जहाँ पर हमारा लंजन कहता है कि आई नो कि ये डॉक्टर के पास से मार्क्स लेना थोड़ा वियर्ड टाइप है, बट फ़िलहाल के लिए मैं दुकान यहाँ पर बहुत दूर दूर तक मुझे कोई भी दुकान या फिर शॉप नज़र नहीं आई है जहाँ से मैं मार्क्स ले सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि कॉलेज के अंदर तो एक नर्सिंग रूम होता है जहाँ पर मार्क्स अवेलेबल होते हैं, तो मुझे सफाई करनी थी, इसलिए मुझे मार्क्स चाहिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर कहता है कि ओह अच्छा, तो आपको सफाई करनी है और इसलिए आपको मार्क्स चाहिए। ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा 2-3 पड़े हैं, मैं आपको देता हूँ। ये सुनने के बाद लंजन कहते हैं कि जी आपका थैंक यू। वो मार्क्स एक मार्क्स वो डॉक्टर हमारे लंजन को दे देता है और लंजन उसे पहन लेता है। पहनते हुए लंजन कहता है कि थैंक यू सो मच आपका, इसके कितने रुपए हुए? तो हमारे वो डॉक्टर कहते हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये मैंने आपके लिए सिर्फ फ्री में दिया, ठीक है, शायद आप यहाँ पर न्यू हैं। यहाँ पर रंजन कहता है कि हाँ मैं न्यू हूँ, मैं न्यू प्रोफेसर हूँ यहाँ का। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर कहता है कि ओह वेलकम वेलकम, हमारी कॉलेज में आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। ये सुनने के बाद रंजन कहता है कि जी थैंक यू। जहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि मेरा नाम नेहोसन है। ये सुनने के बाद लंजन कहता है कि नेहोसन, मेरा नाम लैनवोंग जी है। ये सुनने के बाद नेहोसन कहता है कि ओह क्या हम फ्रेंड? लंजन उनके साथ हाथ मिलाते हुए हमारे नेहोसन के साथ हाथ मिलाते हुए कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर नेहोसन बहुत सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में हमारे लंजन को बताता है। लंजन उन सारी चीज़ों को दिमाग में फिट करने की कोशिश करता है, यहाँ ये आएगा वहाँ होगा और इतने बजे ये होता है और ऐसे ऐसे यहाँ पर कारनामे होता है, मतलब ये सब कुछ बता ही रहता है। हालांकि तभी एक चिल्लाने की वॉइस आती है, मतलब एक लड़के की रोने की आवाज़ आती है। ये सुनने के बाद हमारा लंजन और नेहोसन दोनों गेट की तरफ देखने लगते हैं, मतलब डोर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर एक लड़का अंदर आता है रोते रोते, मतलब सॉरी उसके पहले एक और लड़का आ चुका था जो कि शांति से आकर चेयर पर आकर बैठ चुका था और जिसके हाथ में दारू की बोतल थी, ऐसा कह सकता है। वह लड़का मतलब शकल सूरत से तो कह नहीं सकते, मतलब हालांकि उसने हाथ में अंगूठी पहन रखी थी ब्लैक, एंड उसके गले में एक चैन टाइप था। फेस ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि बालों से ढका हुआ था। और बात करें दूसरे लड़के की जो कि रोते रोते आ रहा था, जिसके हाथ में से ब्लड आ रहा था बहुत ज़्यादा ही। ये देखकर लंजन उनकी तरफ देख ही रहा था। तभी वो डॉक्टर सडनली पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम इधर इधर बैठो। जहाँ पर वह लड़का जो रो रहा था वो बहुत तेज़ी से रो रहा था। तभी दूसरे लड़के की आवाज़ आती है, तुम अपना रोना बंद करोगे, इतनी सी कट लगी है और तुम इतना फुट फुट के रो रहे हो बिल्कुल औरतों की तरह। जहाँ पर हमारा लंजन था वो बातें सुन रहा था। उसने उस पर्सन की तरफ देखा पर उसका फेस लंजन को नज़र नहीं आया। वह पर्सन दारू पी रहा था और लंजन ने देखा था उसके हाथ में एक बोतल थी दारू की। वो पर्सन दारू पीते हुए ये बोल रहा था। पीने के बाद वो जो कि मतलब दारू की बोतल को साइड रखता है और उस लड़के की जो सिसकियाँ ले रहा था, इतना रो रहा था, तब वह लड़का अपनी दारू की बोतल को साइड रखते हुए उस रोते हुए लड़के को कहता है, तुम रोना बंद करोगे? मुझे तो इस बात का रिग्रेट हो रहा है कि तुम मेरी ग्रुप में हो, मेरी टीम में हो। आई हेट रो थ्रू बॉयज, यू नो व्हाट, तुम अब हमारे ग्रुप में रहने के लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद वह लड़का जो कि जिसके हाथ में लगा हुआ था वो रो रहा था, वो चुप हो जाता है, अपने लिप्स को बाइट करते हुए मन में रोने लगता है क्योंकि उसे दर्द मतलब उसे पेन हो रहा था। वह दूसरा लड़का जो कि अभी अभी गुस्सा किया था, उसे देख कर लानवंग जी को बड़ी गंदी तरह से घिन आ रही थी कि ये कैसा लड़का है। एक तो कॉलेज के अंदर डॉक्टरी रूम में ये दारू लेकर आया है, दूसरा ऊपर से दादागिरी भी कर रहा है, और वो लड़का जो रो रहा है उसे कह रहा है कि वो मेरी टीम में रहने के लायक नहीं है, रो थ्रू बॉयज़ उसे पसंद नहीं है। लानवंग जी सोचता है कि अभी उसे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी वो फ़िलहाल के लिए आया है, कल वो जब प्रोफेसर यहाँ का कॉलेज का बन जाएगा तब इस लड़के को बताएगा। वांग जी यही सोचता है। ये सोचने के बाद वो सोचता है कि हाँ यार,
अगर वो यहीं पे रहता रहा तो उसका काम कौन करेगा, भूत तो नहीं आएगा करने के लिए, इसलिए लानवांग जी को खुद ही करना होगा। लानवांग जी के पास इतना टाइम भी नहीं है, शाम को उसे अपने घर भी तो जाना है, उसके मॉम डैड के पास। तो वांग जी सोचता है कि ये सरप्राइज़ उसके मॉम डैड को देना भी है, जल्दी घर जाना भी है, तो जल्दी काम करना होगा और काम करने के लिए उसे जाना होगा जो कि उसको प्रोफेसर रूम मिला है ना, वहाँ पे सफाई करने के लिए। तो जिसके कारण हमारे लानवांग जी ने होसन को कहता है कि नहीं होसन, मुझे चलना होगा, मुझे बहुत सारे काम हैं, हम कल मिलते हैं। नेहोसन कहता है कि हाँ ठीक है लानवांग जी, अपना ख्याल रखना। वांग जी जो कि नेहोसन को बाइक के वहाँ से निकल जाता है। वह लड़का जो दारू पी रहा था उसकी नज़र लानवांग जी पे गई थी, पर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया, इग्नोर मार दिया। सीन हमें वांग जी की तरफ का दिखाया जाता है जो सफाई करते करते बड़बड़ा रहा था। कितना गंदा लड़का था, डिस्कस्टिंग। इसे जरा भी मैनर्स नहीं है कि किसी के सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। डॉक्टरी रूम में ऐसे दारू पीना कितना इलीगल है, और इस कॉलेज में क्या ऐसे ही लड़के हैं। वांग जी ये सब कुछ सोचे जा रहा था और सफाई किए जा रहा था। सफाई कंप्लीट हो चुकी थी लानवांग जी की, और अब वो जाने के लिए तैयार था घर के लिए, पर उसने मास्क अभी भी नहीं निकाला था क्योंकि गंदा जो हो चुका था, और इतना गंदा हो चुका था कि अगर वो मास्क निकालेगा तो उसका मास्क जो ढका हुआ था उतना ही वो गोरा दिखेगा, बाकी सब जगह से वो काला दिखेगा क्योंकि धूल मट्टी से वो घेरा जा चुका था। ये देखकर अगर कोई भी मास्क वो मास्क निकाल देगा तो कोई भी उसे देखेगा तो यही बोलेगा कि इसने मेकअप किया है मास्क वाला। तो इसलिए हमारे लंजन एम्बैरस नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने मास्क को बिल्कुल भी रोमेवो नहीं किया, वो वहाँ से निकल गया। सीन हमें शाम का दिखाया जाता है लानवांग जी का, जहाँ पर हमारा लानवांग जी जो कि अपने मॉम डैड को कहता है कि उसकी बहुत बड़े कॉलेज में, अब यार मेरे को फिर से नहीं पता कि इसमें क्या कहते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला था कि एडमिशन होता है वैसा टाइप में बोल दे रही हूँ, ठीक है, समझदार ना आप लोग, समझदार हो ना यार। तो हमारे वांग जी ऐसा बोलता है कि उसकी बहुत बड़े कॉलेज में ज्वाइनिंग हुई है प्रोफेसर की। तो ये चीज़ हमारा लानवांग जी अपने मॉम डैड को बताता है, तो उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लानवांग जी उन दोनों को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी लानवांग जी की माँ लानवांग जी को टीस करते हुए कहते कि इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा ज्वाइनिंग हो चुका है, तो क्यों ना इस चीज़ में हम होटल में खाने चले। ये सुनने के बाद लानवांग जी कहता है कि नेकी और पूछ पूछ मॉम, चलो रेडी होते हैं होटल में खाने के लिए। अब यहाँ से हमें सीन कट करके एक लेडी का दिखाया जाता है जो कि बोल रही थी उनके हस्बैंड को कि देखो हमारा बेटा थोड़ा बड़ा हो चुका है, उसके लिए लड़की हम ढूंढना चाहते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उसे लड़की मतलब फर्स्ट मीटिंग में ही पसंद आ जाए। पर जितनी लड़कियाँ मैं उसे बताती हूँ वो रिजेक्ट ही कर देता है, वो मना कर देता है, वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इस होने के बाद दूसरे पर्सन बोलते हैं, उनके हस्बैंड बोलते हैं कि हालांकि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो चुकी है, मैंने भी उसे बहुत बार समझाया है पर वो मानता ही नहीं है। तो वह लड़ी कहती है कि मैं अपनी दोस्त की बेटी को लेकर आई हूँ, आज तो वी को जाना ही होगा। ये सुनने के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारा सेकंड लीड विंग है। विंग के बारे में सुनकर आप लोग थोड़ा सा शॉक्ड हुए होगे, मतलब मज़ेदार लगी होगी ना कहानी। तो हमारा विंग के बारे में ये चर्चा चल रही थी, तो विंग की मॉम काकसरन कहती है कि विंग को इस बार लड़की के साथ जाना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, वरना तो मैं कुछ कर बैठूंगी। तो हमारे विंग के बारे में ये बात हो रही थी, और विंग की माँ चाहती थी, मतलब काकसरन चाहती थी कि हमारे विंग की शादी हो, मतलब हालांकि विंग की बात हो जाए, बाद में शादी होगी तो चलेगा, अभी के लिए सिर्फ बात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और विंग के डैड भी ऐसा ही कुछ चाहते थे, मतलब हाँ लड़कियां दिखाई थी, इसलिए नहीं कि शादी करवा दो, जल्दी से जल्दी करवा दो, क्योंकि फ़िलहाल विंग 20 साल का है, इसलिए विंग की शादी अभी नहीं करवानी है। बस ऐसा है कि जल्दी हो तो ज़्यादा बेहतर हो पोता पोती देखने के लिए। और वैसे भी विंग की माँ की तबीयत थोड़ी सी ख़राब ही रहती है, इसलिए विंग के लिए वो लड़की इसलिए ही ढूंढ रहे हैं कि वो पोता पोती देख ले करके, इसलिए विंग के लिए वो लड़की ढूंढ रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट की। मैंने बता दिया विंग के बारे में थोड़ी घनी डिटेल्स। तो
विंग की मॉम की दोस्त की बेटी यहाँ पर थी, मतलब आई थी, जो कि खूबसूरत थी हालांकि। तो वो आई थी और उस जो भी हमारी काकसरारन थी, वो उस लड़की की तरफ देख रहे थे और वो बोलती है कि जिया, तुम जानती हो ना कि विंग कितना ढीठ है, पर तुम्हें कैसे भी करके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाना है। तो जिया कहती है कि चिंता मत करिए आंटी, विंग मेरे प्यार के जाल में ज़रूर फंस जाएगा, तो उसे मेरे प्यार में ज़रूर गिर जाएगा, ऐसा जिया बोलती है। तो हमारी काकसरारन कहती है कि ठीक है, मैं कैसे भी करके विंग को तुम्हारे साथ डेट पर भेज रही हूँ। हालांकि तुम उसे बहुत बड़े होटल में मत ले जाना, क्योंकि उसे ज़्यादा वे पसंद नहीं है, बट हाँ, ज़्यादा शो अप ये भी नहीं पसंद और ज़्यादा गरीबी भी नहीं पसंद, बिल्कुल नॉर्मल रहने वाला लड़का है वो। समझ आई जिया? जिया कहती है कि ठीक है। जिया इस तरह से बोलती है। विंग की माँ काकसरारन बीमार होने का बहाना मारती है। विंग जब घर आता है तो वो अपनी माँ के बारे में पूछता है कि क्या हुआ। तो उसके डैड रोते रोते बोलते हैं कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। तो विंग उनके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ। जहाँ पर विंग की माँ, जो कि अपनी दर्द भरी और एकदम बीमारी वाली आवाज़ में बोलती है, विंग, अब मेरे पास कुछ ही समय बाकी है, मैं चाहती हूँ कि मैं। विंग कहता है कि अब क्या चाहती है, मुझे कहिए मॉम। जहाँ पर काकसरारन कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी हो जाए और मैं अपने पोता पोती को देखूँ। मेरी ये इच्छा, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना विंग? विंग कहता है कि क्या आप सच में ये चाहती है, या फिर अब सच में बीमार हो, या फिर कुछ और? मॉम, मुझे गड़बड़ क्यों लग रही है, दाल में कुछ तो काला है। विंग इस तरह से बोलता है। विंग की बात सुनकर काकसरारन, जो कि एकदम से चुप हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं विंग, तुम अपनी माँ पर शक कर रहे हो क्या? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? देखो चांग से, हाँ, आपका बेटा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरी बीमारी को भी ये नाटक का नाम दे रहा है, ड्रामे का नाम दे रहा है। क्या दिन आ गए, खुद का बेटा है अब कह रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। ऐसा करके काकसरारन रोने लगती है और ये देख कर विंग कहता है, ओके 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 मॉम, ओके। जहाँ पर सरारन कहती है कि तुम सच में शादी करोगे? विंग कहता है कि हाँ ठीक है, मंजूर है, पर लड़की भी तो नहीं है यार। जहाँ पर हमारी सरारन कहती है ना, मेरी दोस्त की बेटी जिया। ये सुनकर विंग शॉकली अपनी माँ की तरफ देखने लगता है कि अचानक से उसकी माँ एकदम नॉर्मल टोन में कैसे बोली। तभी सरारन बीचांग से सरारन को एक हल्का सा पुश करता है। सरारन होश में आती है और बोलती है कि हाँ, मेरी दोस्त की बेटी है ना, वो बहुत अच्छी लड़की है विंग, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो आज ही तुम्हारे साथ डेट पर जाएगी शाम को। ऐसा होने के बाद हमारा विंग कहता है कि ओह अच्छा, ठीक है मॉम, जैसी आपकी इच्छा। हाँ, ऐसा बोलकर विंग वहाँ से उठकर चला जाता है और सरारन और बीचांग से दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करके देखते हैं और अचानक से डोर बंद करते हैं और कूदने और खेलने लगते हैं। डोर बंद नहीं करते हैं, मतलब खुला ही रखते हैं, जस्ट अड़काते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हल्का सा पुश करते हैं बस, और कुछ। और दोनों नाच रहे होते हैं। अचानक से विंग को कुछ याद आता है और वो डोर ओपन करके देखने लगता है तो उसकी माँ खड़ी हुई थी और उसका डैड भी खड़ा हुआ था। और अचानक से डोर खुलने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और उसके डैड दोनों स्टॉप हो गए थे। मॉम डैड दोनों स्टॉप हो गए थे और विंग की तरफ देख रहे थे। विंग कहता है ये क्या हो रहा है? जहाँ पर विंग के डैड जो कि कुछ सोचता है और कहता है कि वो सरारन को बाथरूम जाना था इसलिए मैं खड़ा कर रहा था। जहाँ पर ये सुनने के बाद विंग कहता है कि बेड पर कौन खड़ा करता है? खड़ा करना था तो नीचे खड़ा करते या फिर गोद में ही उठा के ले जा सकते डैड आप, पर बेड पर खड़ा करना। जहाँ पर
सरन कहती है वो मुझसे खड़ा नहीं हो पा रहा था ना, इसलिए मैंने तुम्हारे डैड को बेड पर बुला लिया। ये सुनने के बाद विंग के दिमाग में कुछ खुराबाती सोचते हुए वो कहता है, ओह डैड नॉट फेयर, मॉम अभी बीमार है, अब आज का दिन तो कंट्रोल कीजिए। ये सुनने के बाद भी चांग से अपने सन की तरफ, मतलब हमारे विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या बोल रहे हो? विंग कहता है, आई एम सॉरी, लगता है मैं रोमांस में भंग डाल रहा हूँ, कंटिन्यू योर रोमांस, बाय बाय। मैं तो बस यही पूछने के लिए आया था कि कौन सी जगह आना है और कब आएगी वो लड़की जिया, जो भी व्हाटएवर, जहाँ पर हमारी शरण कहती कि वो आ जाएगी, तुम चिंता करने की ज़रूरत है, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे रखा है। ये सुनने के बाद विंग शॉकली डोर को एकदम कसकर पकड़ते हुए कहते हैं, व्हाट, मेरा नंबर दे दिया आप लोगों ने? किसको पूछकर आप लोगों ने मेरा नंबर दिया उस लड़की को? आप लोगों को समझ पे आ रही कि मेरा नंबर, सीरियसली मेरा नंबर दे दिया? जहाँ पर शरण कहती, इतना बौखला क्यों रहे हो विंग, जस्ट नंबर ही तो दिया है। विंग कहता है, बिना मेरी परमिशन के आपने मेरा नंबर तक दे दिया? मॉम सीरियसली आपको पता है ना कि मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत पसंद है, मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है, मैं नंबर्स किसी को देता नहीं, कार्ड किसी को देता नहीं, और आपको क्या ज़रूरत थी नंबर देने की? जहाँ पर विचांग से कहते, विंग इतना ओवर रिएक्ट मत करो। विंग कहता है, वॉट एवर, डिस्गस्टिंग, ओके बाय, ऐसा बोल विंग चला जाता है। और विंग की माँ और विंग के डैड दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और विंग की माँ विंग के डैड को एकदम से लात मारते हुए नीचे गिरा देती है। विंग के डैड को बहुत जोर की लगती है और चिल्लाते हुए वो कहते हैं, सिररन। जहाँ पर सिररन कहती है, दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था क्या, पागल इंसान कहीं के, अगर विंग को पता चल जाता कि मैं नाटक कर रही हूँ तो क्या होता, क्या वो जाता और क्या उसकी शादी होती? मैं आपको मारूंगी, अब तो धो ही नाखूंगी। जहाँ पर विचांग से कहते हैं, अभी भी डोर बंद नहीं है। सरन जाकर डोर बंद करती है, और फिर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई, बस आप लोगों को तो पता है ना। सीन कट करके हमें विंग का दिखाया जाता है, जो कि रेडियो के एक होटल के सामने था, क्योंकि जिया ने फ़ोन करके बता दिया था कि वो उस होटल के सामने आ रही है। विंग को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लग रहा था, एकदम वियर्ड सा, कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब वेट, वो कोई दिन किसी का वेट नहीं करता, आज उसे वेट करना पड़ रहा है, ये चीज़ उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए विंग वहाँ से इग्नोर मारकर चला जाता है। मतलब जितनी देर भी जिया ने कहा था उतनी देर तो विंग रुकने वाला है नहीं, इसलिए विंग वहाँ से जाता है सीधा क्लब में। मौज मस्ती करते वक्त उसे जिया के 2 मिस कॉल आ जाते हैं, पर विंग एक भी फ़ोन को पिक नहीं करता है। ड्रिंक करने के बाद विंग बाहर आता है और देखता है कि जिया के 2 मिस कॉल आ गए हैं। फिर दोबारा से जिया का फिर से कॉल आता है। ये देखकर विंग कॉल को पिक करते हुए कहता है, हेलो। जहाँ पर जिया कहती कि तुम कहाँ हो विंग? जहाँ पर विंग कहता है कि जस्ट 5 मिनट, मैं आ रहा हूँ। विंग इस तरह से बोलकर अपनी बाइक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिया लगभग 1.5 घंटे से विंग का उसी होटल के बाहर वेट कर रही थी। अब जैसे को तैसा 5 मिनट विंग ने वेट किया, तो 5 मिनट के बदले 1.5 घंटा जिया को वेट करवाया, क्योंकि विंग वेट करने वालों में से है नहीं। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की उसके सामने पड़ करे। हाँ, विंग वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर जिया खड़ी थी। विंग वहीं पे पार्किंग में बाइक को स्टॉप करता है और होटल के पास से जाने लगता है, और फिर जिया का फ़ोन आता है कि तुम कहाँ हो? विंग कहता है कि मैं होटल के बाहर हूँ। जिया कहती है कि मैं भी बाहर हूँ। विंग जिया को कहता है कि तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने रखे हैं? तो जिया कहती है पिंक कलर के। ये सुनने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है, तो उसे पिंक कलर के कपड़ों में एक लड़की नज़र आती है जो कि फ़ोन पे बात कर रही थी। विंग कहता है कि हेलो जिया। जहाँ पर जिया टर्न मार कर विंग की तरफ देखने लगती है, और जब वो देखती है तो देखती ही रह जाती है। विंग उसे पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। विंग को देखकर वो पूरी तरह से लट्टू हो चुकी थी। पहले भी उसने विंग को देख रखा था, हालांकि फ़ोटोज़ में, रियल में उसने विंग को कभी नहीं देखा था, पर अभी देखकर तो वो पूरी तरह से लट्टू हो चुकी थी। हालांकि गाइस जलस मत होना, यहाँ पर जिया और विंग की कोई भी बात नहीं होने वाली है। जस्ट वेट एंड वॉच, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है सच में। और आप लोगों को पता है ना कि मेरी स्टोरी में कभी जलसी नहीं होती,
कभी भी विंग और लैंसन या फिर ईवो और जैन के बीच में कोई तीसरा एंटर नहीं कर सकता है, कभी नहीं। और मेरी स्टोरी भी सैड नहीं होती। तो प्लीज़ चिल कर कर स्टोरी को सुनिएगा और सीरियस मत लीजिएगा, ओके। देन अब स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर हमारा विंग बस आई रोल कर कर जिया की तरफ देखता है और कहता है कि चले अब। जहाँ पर जिया जो कि होश में आते और कहती कि हाँ क्यों नहीं। दोनों होटल के अंदर जाते हैं और बेंच पर बैठते हैं। विंग जिया को लगा था कि विंग उसके लिए चेयर खींचेगा और फिर उसको बिठाएगा, पर विंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है। विंग चुपचाप जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वो भी जिया से लगभग 2 मीटर की सॉरी मतलब 2 सीट जो कुर्सी होती है ना, उस बेंच से दो बेंच खाली होकर तीसरी बेंच पर जाकर वो बैठता है। ये देखकर जिया को थोड़ा अजीब लगता है। जिया बोलती है कि तुम इतना दूर क्यों बैठे हो, मेरे पास आकर बैठो। विंग कहता है कि मुझे शौक नहीं है किसी भी लड़की के पास बैठना, हालांकि तुम जैसे। ये सुनने के बाद तो जिया को लगता है कि उसकी इंसल्ट हो रही है, पर जिया कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। विंग कहता है व्हाटएवर, हम यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं ना, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जस्ट डिनर करना है और डिनर करके मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, आई समझ। ये सुनने के बाद जिया कहती क्या। विंग इग्नोर मारता है और एक वेटर को बुलाता है। जिया जो कि विंग की तरफ देखती है, वैसे तो वो फिदा हो चुकी थी और इन सारी बातों को इग्नोर कर चुकी। सीन कट करके हमें लैन वोंगजी का दिखाया जाता है, जो कि उसी होटल के अंदर एंटर होता है अपने मॉम डैड के साथ, और विंग के पास वाली जो बेंच थी उसी के पास जाकर वो बैठता है। मतलब जो बोलते ना यार, टेबल था विंग के पास ही में, बाजू में टेबल था, उसी के पास जाकर हमारा लैंजन बैठता है। और लैंजन की शक्ल विंग को नज़र नहीं आती है, क्योंकि विंग के पास वो पीट कर कर बैठा हुआ था, इसलिए वो बैठ जाता है और उसके मॉम डैड को भी बिठा देता है। वो लोग भी मतलब डिनर करने के लिए ही आए थे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर खाना सर्व होता है। खाने को देखकर विंग पहले तो अपने हाथ साफ करता है और डिनर करने लगता है, और फिर वो वेटर को कहता है कि जो हमारा विभूषण ड्रिंक का ऑर्डर करता है, तो वेटर लेके आता है। थोड़ी देर खाना खाने के बाद जब जिया कुछ बोलती है, मतलब कुछ बोलने ही चाहती है, तो विभूषण उसे चुप करा देता है। मतलब खाने के समय बोलते नहीं है, ऐसा सीन विभूषण करा देता है। यहाँ पर हमारे लैन वोंगजी ने भी खाना ऑर्डर कर लिया था और वो लोग भी खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही सबका खाना ख़त्म होता है, मतलब हमारे विंग का खाना ख़त्म होता है, तो विंग अपना रुमाल लेता है और अपना मुंह थोड़ा सा क्लीन करता है। क्लीन करते ही एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए जिया की तरफ देखने लगता है। फिर देखते हुए आई रोल करता है और मन में कहता है, हाँ सच में मेरी माँ को यही लड़की पसंद आनी थी। हाँ, क्या सोचकर इसे मेरे साथ भेजा है। विभूषण इस तरह से बोलता है, पर इग्नोर मारते हुए वो जस्ट वेट करने लगता है, पर उसे वेट करना पसंद नहीं है। हालांकि तभी जिया खाने को छोड़ते हुए कहती है कि भूषण, क्या तुम्हारा खाना हो गया? क्या हम कुछ बातें करें? विभूषण उसकी तरफ देखने लगता है। विभूषण सुन रहा था। जिया बोलती है कि मुझे तुम पहली नज़र में पसंद आ गए हो, मतलब मैंने पहली नज़र में तुम्हें दिल दे दिया है विभूषण, और तुम इतने टॉल और हैंडसम हो, और साथ ही में मेरे मॉम की दोस्त के बेटे भी हो, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमेगी। देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की सिर्फ तुम्हारे लिए बनी है। ये सुनने के बाद विभूषण को हंसी आ रही थी। बंदा अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, पर हो नहीं पाती। हंसते हुए विभूषण कहता है, सीरियसली तुम और मेरे लिए? क्या मजाक चल रहा है? हाँ, लाइफ कोई मजाक है? सीरियसली? और तुम कह रही हो कि तुम मेरे लिए बनी हो? और रियली? ऐसा बोलकर विभूषण अपने पॉकेट से कुछ पिक्चर्स निकालता है और जिया के मुंह पर फेंकते हुए कहता है, तो ये क्या है?
जिया जब उस पिक्चर्स को देखती है कि वो किसी और लड़के के साथ रूम में वो सब कर रही थी। वैसे हालांकि लड़की को मैं बुरा नहीं बता रही, पर यार ये स्टोरी है एंड मैंने कहा था कि सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेना, ओके ना। तो विभूषण गुस्से में उसके मुंह पर बहुत सारे पिक्चर्स फेंकते हुए कहता है कि ये है तुम्हारी, हाँ तुम मेरे लिए बनी हो सीरियसली, हाँ इसलिए इसलिए ही मुझे जल्दी से जल्दी शादी नहीं करनी है जब तक कि कोई मुझे मेरे टाइप का नहीं मिलता, यू नो व्हाट। और तुम मेरे टाइप की कभी थी ही नहीं और बनने की कोशिश करना भी नहीं। आई समझ, तुम मेरी जूती बराबर हो, जूती आई मीन बूट बराबर हो यार, जूती कहाँ पहनता है हमारा विभूषण, सॉरी मतलब बूट बराबर हो। जिया ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और विभूषण की इतनी चिल्लाने की वॉइस सुनकर सबका ध्यान विभूषण पर चला जाता है। और जब हमारा वांग जी विभूषण को देखता है तो वो सोचता है कि ये तो वही लड़का है जो ड्रिंक करते हुए कॉलेज में आ चुका था और अब यहाँ पर होटल में भी हंगामा मचा रहा है और एक लड़की को जलील कर रहा है। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा हो गया था, गुस्से में हो गया था। हद है यार, मैंने सोचा था कल मैं इसे बताऊंगा पर लगता है कि ये कल के लायक है नहीं, ऐसा हमारा वांग जी कहता है। और कहते ही विभूषण को गुस्से में देखने लगता है। विभूषण जो कि आगे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, हाँ कि तुम मेरी मॉम की दोस्त की बेटी हो तो मैं तुम्हारे बारे में पता नहीं लगाऊंगा, हाँ मेरी मॉम तुम्हारे बारे में जितना मुझे बताएगी मुझे उतना ही पता होगा, मुझे तुम्हारी डिटेल्स पता नहीं होगी, हाँ तुम जो रंगरलिया मचवाओगी वो सारा मुझे पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से विभूषण बोलता है। विभूषण जो कि जिया को बस अब धक्का मारने ही वाला था कि इतनी बार में वांग जी बीच में टपक पड़ता है। कुछ जाने ना सोचे समझा बीच में नारियल के पेड़ है। हाँ ये क्या था, सॉरी पहली थोड़ी सी अलग हो गई, माफ़ कीजिएगा। हमारा जो कि मतलब समझा ना सोचा कूद गया नारियल के पेड़ से, ये वाला पहली था। हाँ तो हमारा वांग जी ऐसा ही कुछ कूद गया है तो वो वांग जी मतलब हाथ रोकते हुए विभूषण को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। और ये देखकर विभूषण तो सदमे में जा चुका था कि किसकी हिम्मत हो गई भाई कि मेरे को थप्पड़ मारा तो विभूषण को थप्पड़ मार दिया, सीरियसली। और विभूषण जो कि बहुत शॉक था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड, और जिया भी शॉक्ड हो गई थी, अचानक से सब शॉक्ड हो गए थे। और वांग जी को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है कि तुम एक लड़की को जलील कर रहे हो, तुम्हें शर्म भी आती है, वो एक लड़की है, ठीक है, इस तरह से उसकी पिक्चर्स क्लिक करना और देना ये कहाँ का कानून है, हाँ उसका पास्ट जो था अब वो प्रेजेंट है। तो तुम एक नंबर के घटिया लड़के हो, एक नंबर के आवारा छिछोरे टाइप, तुम इस चाइना में रहने के लायक ही नहीं हो। ये सुनते ही विभूषण को गुस्सा आने लगता है, इतनी तेज से उसे गुस्सा आता है कि बस अब वो अपनी पॉकेट से गन निकाले और जो भी सामने बंदे को फायर कर दे। विभूषण यही सोचता है और यही सोचकर अपने पॉकेट में हाथ डालता है। तो वो हाथ डालते ही वो अपने बाल को थोड़ा सहलाते हुए कहता है कि हाउ डेयर यू, और ऐसा बोलकर वो गन सामने पॉइंट कर देता है। पॉइंट करते ही वो फायर करने वाला था पर उसकी आंखें किसी की आंखों से जा मिलती है। अरे भाई समाचार तो बेहतर है, हाँ। हमारा प्यारा विभूषण वांग जी की आंखों में खोसा गया था। वांग जी उसको गुस्से वाली नज़र से देख रहा था, जो कि आज तक विभूषण को किसी भी लड़की या लड़के ने गुस्से वाली नज़र से नहीं देखा, यहाँ तक कि उसके मॉम डैड ने भी नहीं देखा। भले ही उसके मॉम डैड बचपन से लेकर अब तक उसे बड़ा किया है पर अभी तक उस पर गुस्सा नहीं किया है, इसलिए विभूषण ने आज तक कभी भी उसके सामने किसी का भी गुस्सा नहीं देखा सिवाय उसके। वो खुद किसी पे गुस्सा करता है पर कोई को अपने आप पर गुस्सा करने दिया नहीं है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि यार तू होता कौन है मेरे पे रोप जमाने वाला, मेरे माँ बाप नहीं जमाते आज तक, उन्होंने मुझे गुस्से में नहीं देखा, तू कौन है, मैं ये वाला सीन हो जाता है। पर आज तक देखा नहीं है किसी ने, इसलिए विभूषण को पता नहीं है ना यार। पर आज कोई बंदा मिला है जो गुस्से में तिरछी नज़र से विभूषण को देख रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में। विभूषण जो कि वांग जी की आंखों में बस खोस आ गया था। तब वांग जी कहता है, ओह माय गॉड,
तुम बिना लाइसेंस के ये गन अपने पास रख रहे हो? तुम्हारे पास इसका कोई कार्ड वार्ड है रखने का? हाँ, या फिर यूं ही उठा के? अब तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम एक चौराहे के राउडी गुंडे हो, गुंडे मवाली कहीं के। इस तरह से वांग जी बोलता है और विभूषण वांग जी के होठों की तरफ देख रहा था, जो कि ये बस बोल रहे थे पर विभूषण को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। मतलब लव एट फर्स्ट साइट हमारे विभूषण को हो चुका था। वैसे गाइस यार, हर वक्त मैं लव एट फर्स्ट साइट लेती हूँ, बट क्या करूँ यार, स्टोरी भी वैसी होती है ना, इसलिए हर वक्त फाइटिंग वाला सीन ज़रूरी तो नहीं। वैसे हाँ, हमारे वांग जी के साथ ज़रूर होगा, बट चिल मारिए यार। तो हमारा वांग जी बहुत गुस्से में विभूषण को बोल रहा था, पर विभूषण के कानों के नीचे जुई तक नहीं रेंग रही थी। मतलब वो मस्त बस एकदम घूर ही जा रहा था हमारे वांग जी को। वो एकदम घूर ही रहा था पूरी तरह से, और सारे लोगों को फील भी हो रहा था। पर कोई कुछ कहे तो ना, सबको लग रहा था शायद ये बंदा गुस्से में घुस रहा है, पर कौन जाने कि क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ कुछ होता है। विभूषण को लव एट फर्स्ट साइट हमारे वांग जी से हो चुका था। वांग जी गुस्से में विभूषण की तरफ देख रहा था। विभूषण और वांग जी जो कि मतलब आमने सामने खड़े थे ना, इसलिए वांग जी कहता है कि तुझे तो मैं पुलिस में ही दूंगा। अब जहाँ पर विभूषण था वो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी विभूषण को कॉल आती है, जो कि उसके डैड की ही थी। विभूषण को कॉल जैसी आती है, विभूषण अपने सदमे और होश में वापस आ जाता है। आते ही वो फ़ोन की रिंग की तरफ देखता है, मतलब फ़ोन जो उसके जेब में था वो निकालता है और हेलो करके बोलता है कि हाँ डैड। जब पर उसके डैड कहते हैं कि जल्दी से घर आओ, तुम्हारा कुछ काम है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। विभूषण वांग जी की आंखों के आंखों पे देख रहे, आंखों में डूब सा गया था ना, तो उसकी आंखों को देख रहा था। आंखों को देखते हुए विभूषण कहता है यस डैड, मैं आ रहा हूँ। विभूषण की बोलती ही एकदम स्लो हो चुकी थी। उसका गुस्सा तो हवा में उड़ चुका था पूरी तरह से। वो एकदम ठंडा और कोल्ड बन चुका था बस वांग जी को एक झलक देखने के बाद। वांग जी उसे कहता है कहाँ जा रहे हो? हाँ, तुम्हें तो मैं पुलिस में देके रहूँगा। वांग जी की स्वीट और मीठी वॉइस सुनकर तो विभूषण का दिल बहुत तेज़ी से भागने लगता है, जैसे अभी कूद कर बाहर आ जाएगा और ये लड़के को उसके दिल का हाल बता देगा कि तुम मत बोलो यार, वरना वरना मेरा दिल फट जाएगा 440 बोल्ट के टुकड़ों पे। मैं झेल नहीं पाऊंगा। एक तो इतना हैंडसम लड़का, ऊपर से ये इसकी डुबी डुबी आंखें, लिप्स चेहरी जैसे, और OMG इसकी वॉइस, आई ये मुझे मार के मानेगा। विभूषण का दिल इतनी ज़ोर से धड़कते हुए ये कह रहा था। मन में भी लड्डू फूट रहे थे बहुत सारे। वांग जी कहता है कि अभी पुलिस को फ़ोन करता, पर तभी वहाँ पर विभूषण के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, क्योंकि अपने बॉडीगार्ड्स को विभूषण लेकर नहीं आया था। वहाँ पर विभूषण के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि बॉस चलिए, आपको अर्जेंटली डैड बड़े बॉस ने बुलाया है। विभूषण वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी बहुत गुस्से में विभूषण की तरफ देख रहा था और बोल रहा था इसे पुलिस में देना है, तुम तुम कहीं नहीं जा सकते। जहाँ पर हमारा विभूषण था वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हाँ, बस मैं एक काम पता के आ जाऊँ, उसके बाद तुम मुझे जहाँ दोगे वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ डार्लिंग, स्वीट हार्ट। इस तरह से बोलकर हमारा विभूषण चला जाता है और हमारा वांग जी शॉकली विभूषण को देखने लगता है। ये क्या बोला? डार्लिंग, स्वीट हार्ट? हाँ, ये क्या था? ये क्या था? What the hell? डार्लिंग, स्वीट हार्ट, ये क्या शब्द है? कौन सी बला है ये? वांग जी सदमे में ही वहीं पे पुतला बनकर खड़ा हो चुका था। वैसे गाइस, इस स्टोरी को किसी और स्टोरी से कंपेयर मत करना। ये जस्ट मैंने कुछ चीज़ों के बलबूते पे सोची है, ना कि किसी की कॉपी की है, ओके ना? हाँ, जस्ट आपको ऐसा लग सकता है कि हल्की हल्की कुछ चेंज, वही स्टोरी है,
हिंदी सीरियल आती है ना, वैसी है पर वैसी है नहीं। हालांकि ये मेरी खुद की इमेजिनेशन स्टोरी है। हाँ, कैरेक्टर आपको वैसा लग सकता है, क्योंकि मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले महसूस हुआ कि कैरेक्टर मुझे वैसे ही लगे, मतलब हमारी वीरबानी नागिन 5 की जो कैरेक्टर है वीरबानी की तरह ही लगे। बट स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाद में जाकर वीर बहुत ज़्यादा बानी को सताता है, मतलब बहुत बोलता है ना, ये वाला सीन हमारे विंग के साथ नहीं होने वाला है। और साथ ही में हमारे विंग और बानी की लड़ाई वाली बात हुई थी। हाँ, भले ही उसने स्वीट हार्ट कहा था, आई मीन स्वीट हार्ट ही वो कहता था, घरवाली कहता था, बहुत सारी चीज़ें कहता था, पर हमारा विवोशन वो सारी चीज़ों में थोड़ा सा अलग है। और बात रही स्टोरी की, तो स्टोरी भी आप देख सकते हो, यहाँ पर वांगची नागिन नहीं है, ओके। और वांगजी भी रिच है, एक मतलब इतना रिच नहीं है पर रिच तो है ना। और साथ ही में वो प्रोफेसर भी है। विंग वहाँ से जा चुका था और वांगजी वहीं पे था। थोड़ी देर ऐसे ही पुतला बन के रहने के बाद जिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है और हमारे वांगजी को उसके मॉम डैड होश में लाते हैं। वांगजी तो के होश में आता है और अपने मॉम डैड की तरफ देखने लगता है। उसके मॉम डैड उसी की तरफ देख रहे थे। उसके मॉम डैड कहते कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, उसकी लाइफ है, वो जो भी करे, हमें ऐसे में बीच में नहीं पड़ना चाहिए लंजन। जहाँ पर हमारा वांगजी कहता है कि हाँ शायद, पर वो एक लड़की को जलील कर रहा था इसलिए। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि मैं मानती हूँ, पर फ़िलहाल के लिए तो मतलब मैं मानती हूँ कि वो जलील कर रहा था, तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम प्रोफेसर हो, तुम नहीं देख सकते। पर लंजन, वो बड़े लोग हैं, हम इतने भी बड़े नहीं हैं कि उनके अगेंस्ट जा सके। तुमने भी देखा ना उस लड़के ने तुम्हें क्या कह के गया, और साथ ही में वो कैसी नज़र से तुम्हें देख रहा था। सोचो अगर तुम नहीं होगे तो हमारा क्या होगा लंजन, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। लंजन ये सुनकर कहता कि ठीक है मॉम, अगली बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो उसकी मॉम कहती है चलो घर चलते हैं, डिनर हो गया हमारा भी। उसके बाद लंजन वहाँ पर पेमेंट कर देता है एंड देन उसके बाद वो लोग घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है जहाँ पर विंग की एंट्री होती है कॉलेज के अंदर। लंजन ऑलरेडी पहुँच चुका था और वो अपनी जो प्रोफेसर रूम में था और वो सारी फाइलें चेक कर रहा था। आई मीन उसे जो भी उसे पढ़ाना है वो सब कुछ वो चेक कर रहा था, क्या है, कितना लेक्चर है और किस किस क्लास के अंदर है, ये सारी डिटेल्स उसे प्रिंसिपल ने दे दी थी। और वांगजी ने पूरा कॉलेज जैसे कि घूम ही लिया था, बस थोड़ा घना वो घूमा नहीं था क्योंकि बहुत बड़ा कॉलेज था, इसलिए आधे तक तो वो घूम चुका था और आधा बाकी था। और उससे पहले ही बेल बज जाती है। लंजन का क्लास का टाइम हो चुका था जाके उसे पढ़ाना था। तो यहीं पे हमें सीन दिखा जाता है जहाँ पर विंग की एंट्री होती है। विंग कभी लेट नहीं होता है, चाहे वो रिच हो या फिर वो रिच ही है, पर वो कभी लेट नहीं होता दूसरे बच्चों की तरह। दूसरे रिच बॉयज़ लेट हो जाते हैं और कहते हैं कि उसके बाप का पैसा है, ये सब कुछ रुतबा है तो कौन उन्हें कुछ कहेगा। और अगर कोई टीचर बोलता भी है कि तुम लेट हुए, तुम्हें पनिशमेंट देने की कोशिश करता है, तो उस टीचर को कॉलेज से बाहर कर दो। ऐसा वाला सीन है दूसरे बॉयज़ का। पर हमारे विंग का ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि विंग मतलब छो रिच है। पर यार मैं थोड़ी गुजराती बोल रही हूँ, प्लीज़ इग्नोर करना। वो भले ही रिच है पर वो इतना ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाता है, ठीक है ना। विंग जो कि कॉलेज के अंदर एंट्री करता है, आई मीन क्लास के अंदर एंटर होता है और जाकर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाता है, मतलब अपनी बेंच पर बैठ जाता है। हालांकि उसे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है और वो पढ़ाई के समय कोई भी काम नहीं करता है और किसी भी चीज़ में वो डिस्टर्ब होना पसंद नहीं करता। मतलब पढ़ाई के वक्त वो किसी से चीज़ से डिस्टर्ब होना नहीं पसंद करता, ये पूरी क्लास को पता है। इसलिए जब भी विंग आता है सारी क्लास चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि विंग को शोर शराबा क्लास के समय बिल्कुल पसंद नहीं है। लंजन की एंट्री फर्स्ट क्लास में ही होती है जो कि विंग की क्लास थी। विंग ध्यान दे रहा था बुक पर कि आगे कौन सा लेक्चर है जो उसे पढ़ना है, उसके क्वेश्चन सर आकर अभी बताएंगे। तभी वांगजी की वहाँ पर एंट्री होती है।
वांग जी एंट्री करता है तो सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं सिवाय विंग को छोड़कर, क्योंकि विंग ना किसी के आगे झुका है ना किसी के आगे झुकेगा, चाहे वो सर ही क्यों ना हो। भले ही उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पर वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है, इसलिए चुपचाप वो बैठे रहा और वो अपनी बुक में ही ध्यान दे रहा था। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं सिवाय विंग को छोड़कर। तभी लंजन उस लड़के को विंग को देखता है। विंग का चेहरा लंजन को नज़र नहीं आता और लंजन बोलता है कि हे यू बॉय, तुम गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट, खड़े हो जाओ, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। लंजन इस तरह से बोलता है तो विंग नज़रें उठाकर लंजन की तरफ देखता है, और जब वो देखता है तो लंजन भी शॉक्ड और विंग भी शॉक्ड, दोनों के दोनों शॉक थे, एकदम सदमे में जा चुके थे। लंजन इसलिए शॉक था कि ये लड़का यहाँ पर, और विंग ये इसलिए शॉक था कि ये लड़का यहाँ पर। दोनों शॉक थे, पर दोनों ही शॉक से बाहर आते हैं जब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, जहाँ पर हमारा लंजन होश में आता है एंड विंग की तरफ देखता है, इग्नोर मारते ही वो कहता है कि सिट डाउन, मतलब बैठ जाओ। सारे बच्चे बैठ जाते हैं, स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं और हमारा लंजन पढ़ाने लगता है। पढ़ाई के वक्त ज़्यादा फोकस हमारे विंग का लंजन के ऊपर था। हालांकि ऐसी स्टोरी मैंने बहुत ज़्यादा बनाई है, पर अभी भी ये इंटरेस्टिंग ही है ना। हमारी विंग का पूरा फोकस लंजन के ऊपर था। लंजन जो कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा खो चुका था, वो पढ़ाई के वक्त सब कुछ लेक्चर अटेंड कर लेक्चर पढ़ा रहा था। सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान दे रहे थे, विंग भी खुद ध्यान दे रहा था, सारे बच्चे ध्यान दे रहे थे। जब बेल बजती है तब हमारा लंजन बुक्स को पकड़ता है और कहता है कि चलो बच्चों, आज का मेरा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। सारे स्टूडेंट एक गहरी सी ब्रीथ छोड़ते हैं और फिर पूछते हैं कि आप न्यू टीचर हो? तो हमारा लंजन कहता है कि हाँ, मेरा नाम लन वांग जी है। जहाँ पर हमारा विंग था वो वांग जी की तरफ देख रहा था। लेंस, ये नाम सुनकर विंग को किसी की याद आई अचानक से, पर वो भूल चुका था क्योंकि वो बचपन की बात थी और अब विंग 20 साल का हो चुका है, इसलिए वो थोड़ा घना याद करने की कोशिश कर रहा था कि लेंस, उसने ये कहीं सुना है, कहीं तो सुना है, लेंस लेंस। विंग कोशिश कर रहा था कि उसे याद आए, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। विंग जो कि लेंस को याद करने की कोशिश कर रहा था कि ये लेंस कौन है, मतलब उसने कहीं सुना है, पर उसे पता नहीं है कि कौन है वो लेंस। जहाँ पर हमारा लैन कहता है कि उसका नाम लन वांग जी है। सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, आपका बहुत प्यारा नाम है। हमारा लन वांग जी कहता है कि थैंक यू। जहाँ पर सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे नाम आपको पता है, मतलब जहाँ पर हमारा लन वांग जी कहता है कि आप लोग खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। जहाँ पर सारे बच्चे खड़े होकर अपना अपना नाम बताने लगते हैं और वांग जी सबके नाम नोट कर रहा था, जैसे कि अपने दिमाग में फिट करने की कोशिश कर रहा था कि अगली बार से वो आए तो उसे सबके नाम याद हो और वो जिस बच्चे को बुलाना चाहता है उस बच्चे को नाम से बुलाए। आखिरी बारी हमारे विंग की आती है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था और वांग जी की नज़र भी विंग पर गई थी। इस बार वांग जी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था विंग पर। यही वो लड़का है जो 2 बार टकराया है और दारू और वो सब चीज़ें, और अब यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है जैसे ये सबसे होनहार लड़का हो इस कॉलेज का। हाँ, पर यही कॉलेज के रूल तोड़ता है, किसे पता है। वांग जी इस तरह से सोचकर विंग की तरफ गुस्से में देखने लगता है, पर फिलहाल के लिए वो इग्नोर मारता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इसलिए वांग जी कहता है कि हे यो, तुम्हारा नाम क्या है? वो यंग खड़ा नहीं होता है, सीधे रिश्ते लंजन की तरफ देखते हुए कहता है वी वुशियन। लंजन जो कि वी वुशियन नाम सुनता है, पर वो कुछ नहीं कहता और कहता है कि ठीक है। ऐसा बोलकर वो कहता है कि चलो अब बच्चों, मेरे जाने का टाइम हो गया, बाय बाय स्टूडेंट्स। ऐसा बोलकर लंजन वहाँ से चला जाता है और विंग लंजन को जाते हुए देखता है। विंग मन में कहता है शायद मुझे उसको अपना निकनेम बताना चाहिए था, जिसके कारण वो मुझे अपने निकनेम से बुला था। हाँ, तो मुझे यही करना चाहिए, वो मुझे वुशियन करके बुलाएगा। नॉट फेयर विभूषण,
ये तो गलत होगा ना, सारे लोग तुझे विभूषण करके बुलाते हैं, बस यही लड़का, यही टीचर तुझे विंग करके बुलाए तो कैसा लगेगा? हाय, मेरे दिल में तो अभी से गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा बोलकर विंग जल्दी से खड़ा होता है और भागता है लैंजन के पीछे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लैंजन उसे विभूषण बुलाए, वो चाहता था कि लैंजन उसे विंग बुलाए। इसलिए विंग तुरंत लैंजन के पीछे भागता है, पर वो देखता है कि लैंजन उधर इधर नहीं है। विंग देखता है कि अचानक से ये लैंजन कहाँ गायब हो गया। तभी विंग का हाथ पकड़कर कोई उसे क्लासरूम में खींच लेता है, क्योंकि अभी रिसर्च हो चुकी थी, इसलिए क्लासरूम में कोई नहीं था। लैंजन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हे, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? विंग लैंजन की तरफ देखता है और लैंजन भी विंग की तरफ देख रहा था। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता है और एकदम से खुश होते हुए कहता है, ओह तुम डार्लिंग, क्या तुम मुझे भूल गए? कल मैंने तुम्हें, जहाँ पर लैंजन कहता है तुम अपनी बकवास बंद रखो, ठीक है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करो और मुझसे इससे तू तुकारे से बात करना बंद करो, साथ ही में मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा विभूषण लैंजन की तरफ देख रहा था। हाय, क्या एटीट्यूड है यार, आज तक किसी ने उसके सामने ऐसा एटीट्यूड तो नहीं दिखाया है। विंग को अब लैंजन को जानने की ज़रूरत थी और विंग जानना चाहता था। विंग लैंजन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अपना मतलब मैं जानता हूँ कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पर देखो मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। लैंजन कहता है कि तुम जैसे लड़के को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ, तो मुझे अपने झांसे में लेना बंद करो, समझे? तो विंग कहता है कि देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तुम मेरी बात तो सुनो। विंग ने आज तक इतने प्यार से किसी से बात नहीं की थी, पर फर्स्ट टाइम वो हमारे लैंसन से बात कर रहा था, वो भी इतने प्यार से। पर लैंसन कभी इतने गुस्से में किसी से बात नहीं की थी। फर्स्ट टाइम वो विंग को देख के इतने गुस्से में बात कर रहा था। इन दोनों को नहीं पता कि ये दोनों बचपन से छोड़े छोड़े यार, वो तो बाद में जाके पता चलेगा। तो ट्विस्ट है ना यार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्यों गाइस? सही कहा ना मैंने? तो हमारा विंग जो कि समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वांग जी समझ रहा है वैसा विंग है नहीं, पर लैंसन कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लैंसन कहता है कि तुम वहाँ पर जब डॉक्टरी रूम में वहाँ पर भी ड्रिंक लेकर आ गए। दूसरी बात, एक लड़की को तुम उसकी इंसल्ट कर रहे थे, उसके पर्सनल फ़ोटोज़ को तुम लिख कर रहे थे। जहाँ पर हमारा विंग कहता है कि देखो, पर मेरा फॉल्ट नहीं है, मुझे पर मेरी बात तो सुनो कि क्यों ऐसा हुआ है, किस लिए हुआ है। मैं कभी रूल्स को ब्रेक नहीं करता हूँ। ये सुनने के बाद तो लैंसन कहता है कि वो तो मैंने देख ही लिया कि तुम कितने रूल्स को ब्रेक करते हो विभूषण। जहाँ पर विभूषण ये सुनता है तो विभूषण कहता है कि देखो, तुम पहले तो मुझे विभूषण बुलाना बंद करो, मेरा निकनेम। जहाँ पर हमारा लैंसन कहता है कि मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा निकनेम, मुझे नहीं बुलाना तुम्हें निकनेम से, मैं तो विभूषण ना बुलाऊँ तो मैं तो एक ठड़की, एक नंबर के आवारा गुंडे राउडी लड़का बुलाऊँ, पता है? पर क्या करूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट, तो मुझे थोड़ा लिहाज करना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो विंग कहता है कि तुम मेरी बात तो सुनो, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं रूल्स को ब्रेक नहीं करता, मैं यहाँ का बहुत होनहार लड़का। जहाँ पर इतना बोलते ही लैंसन उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, तुम होनहार लड़के और इस कॉलेज के? मुझसे तो नहीं लगता। जितने दिन मैं 2 दिन से मैं यहाँ आया हूँ, पर 2 दिन से तो मैं बहुत अच्छी तरह से जान गया हूँ कि तुम एक होनहार नहीं, एक रावड़ी और एक नंबर के इंसान ही नहीं हो, मतलब तुम हो ही नहीं स्टूडेंट, और होनहार की तो बात ही मत करना, ठीक है? जान क्या हूँ मैं तुमको अच्छी तरह से। ऐसा होने के बाद तो विभूषण लैंसन की तरफ देख रहा था। अब विभूषण खुद भी कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि बहुत हो गया यार, ये बोलने ही नहीं दे रहा है। मतलब विभूषण जैसे ही बोलने जा रहा था ऐसे में ही बेल बज जाती है और सारे बच्चे क्लास में आ ही रहे थे, इसलिए वांग जी वहाँ से जल्दी से विभूषण को छोड़कर चला जाता है और भूषण वहीं पे खड़ा रह जाता है। जब बच्चे क्लास में आते हैं तो भूषण को देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और अचानक से भूषण के इर्द गिर्द भीड़ जम जाती है, क्योंकि भूषण कभी भी किसी और कॉलेज में नहीं गया, किसी और क्लास में नहीं गया है खुद के क्लास के अलावा। इसकी वजह से बच्चे जब भी विभूषण की क्लास में आते थे, विभूषण अपने बॉडीगार्ड्स को क्या कि उन्हें दूर कर देता था। पर फर्स्ट टाइम वो किसी के क्लास में आया, इसलिए सारे स्टूडेंट्स
एकदम भीड़ जमा हो गई थी। विशान जैसे तैसे करके अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है और वहाँ पर से ये सारे स्टूडेंट को उससे दूर करवाता है और करते ही वो अपने क्लास में चला जाता है। गुस्से में वो पैर पटकते हुए कहता है कि वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा था। उसे क्या लगता है कि मैं बुरा इंसान हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वो देखा उसने वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं तो जस्ट विभूषण इस तरह से बोल रहा था, पर विभूषण मन में कहता है कि मैं उसे सफाई क्यों देना चाहता हूँ। मैं क्यों चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में गलत ना सोचे। मैं क्यों चाहता हूँ कि वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, वो मेरे बुरे ख्यालात निकाल ले, वो मेरे बारे में एक प्योर ख्यालात रखे। मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ? विभूषण इस तरह से सोचने लगता है। भूषण कहता कि शायद भूषण तू पागल हो गया है, शायद तेरा दिमाग फिर गया है कि तू एक लड़के के दिल में अपने लिए प्योर हार्टेड जगह बनाना चाहता है और उस लड़के के दिल में तो तेरे लिए सब, जैसे कि उसकी कड़वी बातों से तो लग रहा था कि उसे मुझसे 2 दिन के अंदर ही नफरत हो गई है। पर पर मैंने किया क्या है? मेरी बात वो एक बार तो सुन लेता तो उसे पता चलता कि ऐसा कुछ नहीं है, जो उसने देखा है वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल साफ साफ गलत है। विभूषण ऐसा सब कुछ सोचे जा रहा था। उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं लगता है। हमें सीन कट करके शाम का दिखाया जाता है। विभूषण जो कि प्रिंसिपल को पूछता है कि जो सर है लैनवंग जी, उनका कौन सा रूम है, मतलब कौन सा ये है। तो हमारे प्रिंसिपल बताते हैं कि हाँ वो वहाँ पर रहते हैं, मतलब उनका वो रूम है, टीचर का रूम होता है ना, तो विंग को पता है। तो विंग वहीं से स्पीड में निकलता है और जल्दी से जल्दी वहाँ पर रूम में जाता है, पर देखता है कि रूम तो बंद है और लैंसन है नहीं। विंग और ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि हद है यार, हद है। सीरियसली मैं आज तक इतना किसी के पीछे पागल नहीं हुआ जितना इस टीचर ने मुझे कर रखा है। हद है। इसे देखने के बाद मेरा पारा क्यों कंट्रोल बाहर हो जाता है। मैं अपने सारे लुक्स, अपने जितना भी एटीट्यूड है, सब कुछ भूल जाता हूँ पूरी तरह से। ये बंदे के सामने मुझे ना एटीट्यूड होता है, ना मेरा मुंह खुलता है, ना कुछ खुलता है, सब कुछ बंद हो जाता है। इसे देखने के बाद पता नहीं मुझे अचानक से मेरा दिल इतनी ज़ोरों से क्यों धड़कने लगता है और और आह और मैं अपने उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब समझ रहे हो, मेरे बनी को हमारा विवेचन कहता है कि मैं अपने बनी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता। ये पास में होता है तब। इसने जैसे ही मेरे लिप्स पर हाथ रखे चुप करने के लिए, तब मेरा बनी तो ऐसे उछल रहा था जैसे मानो अभी वो इस लड़के को खा जाएगा। पर क्या करूँ यार, ऐसी फीलिंग्स मुझे किसी के साथ नहीं हुई सिवाय, ऐसा बोलकर वो याद करने लगता है कि एक धुंधला सा लड़का उसे नज़र आता है जो कि उससे एज गैप में थोड़ा सा बड़ा है। वो सीन उसे हल्का हल्का याद आता है, पर विभूषण ज़्यादा माइंड पे जोर नहीं देता है। कोशिश वो ज़रूर करता है पर उसे याद कुछ भी नहीं आता। सीन कट करके हमें विंग का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग आता है और वो बोलता है मॉम डैड, जहाँ पर उसके डैड और मॉम कहते हैं कि इस तरह से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर पता होता तो हम खुद भी नहीं करवाते। पर हमारा विंग कहता है कि जिया के बारे में मुझे डिटेल्स पहले से ही पता थी, पर आप लोगों ने जब मुझे भेजा और जब मैंने उसे देखा तभी मैं जान गया था कि ये तो वही लड़की है। मेरे दोस्त ने ही इसके बारे में मुझे सारी डिटेल्स दी। आपको पता है कि मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं पसंद जो कि ऑलरेडी किसी और की हो। 1% भी मुझे ऐसी नहीं पसंद है। जो सिर्फ मेरा हो वो सिर्फ मेरा हो, ऐसा ही मुझे चाहिए। चाहिए, लड़की हो या लड़का। विंग इस तरह से बोलता है। फिर बोलते ही वो कहता है कि मॉम डैड, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये सुनने के बाद हमारे बीचांग से होते बोलते हैं कि चलो हम डॉक्टर को बुलाते हैं। विंग कहता है कि उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस उसे बहुत धुंधला धुंधला कुछ नज़र आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। जहाँ पर शरणन बोलती है क्या मतलब विंग? तो विंग कहता है कि उसे धुंधले 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं जो एक दूसरे से बोल रहे हैं कुछ और एक झूले पे बैठे हो। आई डोंट नो ये कौन सा सीन है और कब हुआ है, और मुझे तो साफ साफ शक्ल भी याद नहीं आ रही है। ये सुनने के बाद शरणन विंग की तरफ देखती है। फिर वो कहती है कि एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो विंग। अब विंग कहता है कि अब सही कह रही है। ऐसा बोल विंग अपने रूम में चला जाता है। सरनन सरन विजांगसे को बोलती है कि विंग का जब से एक्सीडेंट हुआ है, विंग अपने बचपन की बातें भूल ही चुका है।
ये सुनने के बाद बीचांग से बोलते हैं कि पर उसे अभी धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है, शायद उसे बचपन का याद आ जाए। जहाँ पर शरण बोलते हैं शायद हो भी सकता है, और डॉक्टर ने तो कहा था अगर बचपन का याद आया तो अच्छी बात है, अगर अगर नहीं याद आएगा तो पूरी लाइफ टाइम तक याद नहीं आएगा। पर अगर विंग ने ज़्यादा ज़ोर डाला दिमाग पर तो शायद। जहाँ पर विचांग से बोलते कि तुम चुप करो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। शरण बोलती है मेरा बच्चा मुझे ठीक चाहिए विचांग से। जहाँ पर हमारे विचांग से कहता है कि मैं जानता हूँ शरण, मैं बुला रहा हूँ ना डॉक्टर को। फिर वो डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर वहाँ आते हैं। विंग सो रहा था और डॉक्टर ऐसे ही चेक कर लेते हैं सोते हुए विंग को। फिर चेक करते हुए कहता है कि चिंता मत करिए, बस ये बहुत दिमाग पर जोर डाल रहा है, शायद बचपन का कोई साथी या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो इनके बचपन में हुई थी शायद इनके सामने आ गई है, इसके कारण इन्होंने सोचने की कोशिश की होगी, इनको हल्का हल्का धुंधला धुंधला नज़र आया होगा, इसलिए ये अपने दिमाग पे जोर डाल रहे थे। डॉक्टर इस तरह से बोल रहे हैं। तब हमारी शरण बोलती है कि बचपन का कुछ, यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि कुछ ऐसा जो इनके दिल के बहुत करीब होगा, तभी इन्हें याद आ रहा है, वरना ऐसे चांसेस बहुत ही इम्पॉसिबल है कि बचपन का किसी को याद आए एक्सीडेंट होने के बावजूद भी। जहाँ पर शरण सोचने लगती है कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो विंग के क्लोज होगी बचपन में, जो विंग को दिखी और विंग को बचपन का याद आया। शरण ये सोच रही थी, पर शरण का दिमाग भी इतना नहीं चल पाता है कि वो सोच सके कि विंग का ज़्यादा क्लोज कौन था। शरण अभी इस सारी चीज़ों को दूर हटाना चाहती है और अपने बच्चे पे फोकस करना चाहती है। डॉक्टर दवाई दे के चले जाते हैं। अब हमें सीन कट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखा जाता है, जहाँ पर शरण विंग को जाने से मना कर देती है कॉलेज, क्योंकि विंग की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। विंग कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, क्योंकि विंग को जाना था लंजान को देखने के लिए, क्योंकि वो बेताब हो रहा था। जब से वो उठा था तब से वो लंजन का चेहरा ही देखे जा रहा था और एक्साइटेड था कि कॉलेज जाने के लिए। वो कभी इतना एक्साइटेड नहीं हुआ है कॉलेज जाने के लिए जितना आज वो था, बस लंजन को देखने के लिए। विंग की माँ जो कि विंग को समझा रही थी कि तुम नहीं जा सकते, पर विंग मानता नहीं है। विंग रेडी होकर कॉलेज के लिए रवाना हो जाता है। विंग की माँ कहती कि आज से पहले तो कभी इसने ऐसी जिद नहीं की कि वो कॉलेज जाए, पर आज ये जिद क्यों कर रहा है पता नहीं, शायद कॉलेज में इसका बहुत ज़्यादा मन लग गया है। इस तरह से शरण बोलती है, फिर वो इग्नोर करती है। विंग का सीन दिखा जाता है। विंग कॉलेज पहुंचता है। उसकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब वो थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए वो मे आई कम इन सर बोलता है। लंजन उसकी तरफ घूर के देखता है और कहता है कि बाहर जाकर खड़े हो जाओ। ये सुनने के बाद विंग मुरझा जाता है कि जब वो कभी लेट नहीं हुआ, आज वो लेट हो गया। पनिशमेंट उसने कभी नहीं खाई, आज वो पहली बार लंजन के हाथों पनिशमेंट खा रहा है। पर वो कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप जाकर बाहर खड़ा हो जाता है। लंजन की क्लास अटेंड हो जाती है। थोड़ी देर बाद लंजन बाहर आता है, मतलब जैसे ही क्लास की बेल बजती है वो बाहर आता है और विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है लनवोंग जी, जहाँ पर लंजन उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है लनवोंग जी सर बोलो, सर मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारा दोस्त नहीं। जहाँ पर विंग कहता है सॉरी, पर जहाँ पर वांग जी था वो विंग की तरफ देखता है, घूर के देखता है और कहता है कि अभी तुम्हारी पनिशमेंट पूरी नहीं हुई है, तुम्हें लेट आने की पूरा दिन सज़ा मिलेगी, तुम पूरा दिन यहीं पे खड़े रहोगे जब तक कि मैं तुम्हें नहीं कहता। वांग जी तो किस तरह से बोलता है और चला जाता है। विंग देख रहा था पर विंग कुछ नहीं कहता। वांग जी का हुक्म सराखों पे समझ कर वो वहीं पे खड़ा रहता है। 2-3 टीचर भी आते हैं और विंग को कहते हैं कि चलो क्लासरूम में, पर विंग कहता है कि उसे सर ने पनिशमेंट दिया है और वो पनिशमेंट को पूरा करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। विंग इस तरह से बोलता है, इसलिए कोई भी टीचर उसके सामने कुछ भी नहीं बोलते, चुपचाप अपनी क्लास अटेंड करके चले जाते हैं। सारे जितने भी स्टूडेंट बाहर आ रहे थे जा रहे थे सब विंग की तरफ देख रहे थे, पूछ भी रहे थे, विंग को बोल भी रहे थे कि चलो चलो, पर विंग एक के भी कुछ नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं सुनता है। वो वांग जी की बात को काट नहीं सकता। बस उसे ऐसा लग रहा था कि वांग जी ने जो हुक्म दिया बस वो ही विंग को करना है और विंग और कुछ नहीं करेगा। अब हमें शाम का समय दिखा देता है जहाँ पर पूरी कॉलेज छूट चुकी थी, सारे बच्चे बाहर आ रहे थे और वो विंग को कह रहे थे कि कॉलेज छूट चुकी है, अब विंग तुम्हारी पनिशमेंट पूरी हुई। पर विंग कह रहा था कि मुझे कहा था सर ने कि जब तक वो नहीं कहेंगे मुझे नहीं हिलना है, इसलिए मैं यहीं पे रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। विंग इस तरह से बोलता है। तो सारे स्टूडेंट जो कि
विंग की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम पागल हो गए हो। जहाँ पर विंग उन्हें गुस्से में देखता है, अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है कि इन लोगों को जेल में पूर देना। ये सुनने के बाद सारे स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि विंग का पारा हाई हो चुका था। पागल शब्द उसे बिल्कुल नहीं पसंद, और अगर उसके सामने कोई बोल जाए तो ये उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विंग खड़ा रहता है, उसके बॉडीगार्ड्स भी खड़े रहते हैं। बेचारे वो भी थक चुके थे खड़े खड़े, कब से के वो भी खड़े थे, क्योंकि उनका बॉस खड़ा था ना, इसलिए इतना ज़्यादा वो थक चुके थे कि बता ही नहीं सकते। पर विंग बिल्कुल भी नहीं थका था। एक स्टूडेंट जाकर विंग की शिकायत, मतलब विंग की बात टीचर को कर देता है, जो कि हमारा रणवंग जी घर जाने के लिए रवाना ही हो रहा था। तभी वहाँ पर आकर एक स्टूडेंट कह देता है कि वी वुशियान अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है, आपने उन्हें पनिशमेंट दी है, वो घर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक आप नहीं कहते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे। वो कब से के सुबह से खड़े हैं। सर प्लीज़ 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 उनकी पनिशमेंट वो कर दीजिए, उन्हें मतलब जाने का घर कह दीजिए। ये सुनने के बाद लंसन को बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में क्या वो लड़का जो इतना ठीठ है, इतना आवारा गुंडा है, वो उसकी बात मान रहा है। मतलब सुबह से वो खड़ा हुआ है। लंसन को बिलीव नहीं होता है। लंसन उस स्टूडेंट को कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं कह दूँगा। वो स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। लंसन जो कि सोचता है कि क्या सच में, या फिर ये स्टूडेंट मजाक कर रहा था, और फिर भी लंसन अपनी तसल्ली के लिए देखने के लिए चला जाता है। पर जब वो देखता है तो देखकर शॉक्ड हो जाता है कि विंग वहीं पे खड़ा हुआ है अभी भी, और वैसी ही हालत में जैसे सुबह लंसन ने उसे देखा था। ये देखकर लंसन भागते हुए उसके पास आता और कहता है कि तुम पागल हो, मैंने ऐसे ही बोल दिया और तुम सच में पूरा दिन खड़े रहोगे क्या। जहाँ पर विंग के पैर अब दर्द कर रहे थे, बहुत तेज़ी से दर्द कर रहे थे। विंग जो कि लंसन की तरफ देखता है। लंसन कहता है कि मैंने पनिशमेंट तो तुमसे कहा था कि पूरा दिन रखना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी रात तक भी रखना है। दिन तो कब का ढल चुका है, तुम पागल हो। ठीक है, तुम पनिशमेंट से आज़ाद होते हो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। ये सुनते ही विंग लड़खड़ाते हुए लंसन के ऊपर ही गिर जाता है, और जिसके कारण लंसन भी बैलेंस नहीं कर पाता है और विंग और लंसन नीचे गिर जाते हैं। पर इस बीच विंग लंसन के सर के नीचे अपना हाथ रख देता है, जिससे लंसन को चोट ना लगे। लंसन गिर जाता है और विंग उसके ऊपर, और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। ये देखकर सारे बॉडीगार्ड्स अचानक से टर्न हो जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। विंग और लंसन शॉक थे। विंग अचानक से इसका फ़ायदा उठाते ही लंसन को किस करने लगता है। लंसन खुद शॉक था, ये क्या हुआ। एक तो वो गिरा, उसके बम बम पे लगी, उसके सर पर नहीं लगी क्योंकि विंग ने हाथ रखा हुआ था। और लंसन थोड़ा और ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था जब विंग उसे किस कर रहा था। ये देखकर लंसन और ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, और वो शॉकली विंग को धक्का देता है। विंग दूर हो जाता है। लंसन उसकी तरफ देखता है गुस्से में और कहता है कि तुम्हारी तो। और विंग जो कि खड़ा नहीं हो पा रहा था, विंग नीचे गिरने वाला था। लंसन ये देखता है। लंसन विंग को देखता है क्योंकि विंग नीचे ही गिरने वाला था। लंसन उसे पकड़ते हुए कहता है, एक तो तुम मेरी वजह से ये चोट खाए हो, और दूसरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की। हाँ, तुमने क्या किया ये। और अगर उसे पता चल गया तो, अगर उसे पता चल गया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है तो वो क्या करेगा। लंसन इस तरह से बोलता है। विंग लंसन की तरफ सदमे में देख रहा था। क्या मतलब इसका, उसे पता चल गया तो किसे पता चल गया। विंग एकदम कंफ्यूज था। लंसन कहता है कि फ़िलहाल के लिए तुम्हारा ट्रीटमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर मैं तुम्हें बताता कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लंसन इस तरह से बोलता है, और लंसन विंग के बॉडीगार्ड्स को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम लोग कितने डम हो, अपने बॉस को संभाल भी नहीं सकते, उसके पैर में इतनी चोट आई है, उसे ले चलो मेडिकल रूम में। जहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि हाँ। विंग को वो लोग उठा लेते हैं। मतलब विंग से चला जा रहा था पर इतना खास नहीं, विंग के पैर में दर्द हो रहा था। मेडिकल रूम में जाने के बाद नेहो-सन लंसन को कहता है कि तुम अचानक से यहाँ पर। लंसन कहता है कि इसके पैर में मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम क्या इसे ठीक कर सकते हो। नेहो-सन कहता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का ख्याल है। लंसन रणवंग जी तुम चिंता मत करो। रणवंग जी कहता है कि मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं है कि इसे कुछ हो जाएगा, मुझे इस चीज़ की चिंता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। और
मैं कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। लंजन इस तरह से बोलता है और कहता है अपने दुश्मन को भी नहीं। ये सुनते ही न्यू सन और विंग दोनों के दोनों लंजन की तरफ देखने लगते हैं। लंजन कहता है कि नहीं तुम जल्दी कर दो प्लीज़, मुझे घर भी जाना है, मेरे मॉम डैड मेरा इंतज़ार कर रहा है। लंजन इस तरह से बोलता है। नी कहता है कि ठीक है। नी विंग के पैर की तरफ दिखता है और कहता है कि ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट बस पूरा दिन खड़े होने की वजह से इसके पैर थोड़े से सूज गए हैं। इस तरह से बोलकर नी थोड़ी अच्छे से ट्रीटमेंट करता है। करने के बाद वो विंग के पैरों में जैसे कि सूजन हटाने के लिए थोड़ी सी बाम टाइप भी लगाता है, जैसे पैर की मालिश भी बोल सकता है, वो भी कर देता है। और जैसे विंग को बहुत ज़्यादा बेहतर फील होता है। और फिर निया कहता है कि तुम खड़े होकर चल सकते हो अब। विंग चलने की कोशिश करता है तो उसे चला जाता है और उसे दर्द भी नहीं होता है। यह देखकर विंग कहता है कि थैंक यू सो मच आपका। जहाँ पर निया कहता है कि तो मेरा रोज़ का काम है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो कि लंजन की तरफ देखता है। लंजन कहता है कि थैंक यू नहीं है। निया कहता है कि मोस्ट वेलकम लनवोंग जी। होंगजी कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ, बाय। जहाँ पर निया कहते हैं ठीक है। निया और विंग और लंजन दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद विंग अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है कि वो अब उनकी तरफ ना देखें, जाकर कार पर वेट करें उसका। लंजन और विंग दोनों कॉलेज के जो गार्डन टाइप होता है ना वहाँ आते हैं। लंजन विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे एक बात बताओ, ये तुमने जानबूझ के किया ना? जहाँ पर विंग कहता है क्या? लंजन कहता है तुमने मुझे किस जानबूझ कर की है ना? सच कहना मुझे विभूषण, तुमने ये जानबूझ कर किया? तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारी जान को अब खतरा होने वाला है? जहाँ पर विंग कहता है मतलब क्या कहना चाहते हो? जहाँ पर हमारा लंजन कहता है मुझे सब को ये तुमने जानबूझ कर किया है ना? गलती से क्या है तो भी मुझे कह दो, प्लीज़ मुझे कह दो। देखो मेरी ये फर्स्ट किस थी, ठीक है? और ये फर्स्ट किस किसी और की थी जो कि तुमने जानबूझ कर ली है और तुम्हें नहीं पता है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। जहाँ पर विंग बोलता है कि क्या किसी और की, और कौन मेरे साथ क्या करेगा? लंजन कहता है तुम पहले ये बोलो कि तुमने जानबूझ कर किया। विंग लंजन की तरफ देखता है। विंग कहता है हाँ मैंने जानबूझ कर किया, पर ये सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंजन मुझे नहीं पता कि मुझे तुम्हारे साथ क्या हो गया है, पर शायद मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। विंग इस तरह से बोलता है तो लंजन कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या कह रहे हो? एक तो ये बात कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ फिर भी तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, और दूसरी ये बात कि तुम अब चिंता नहीं बचने वाले। उसने कहा था वो जब आएगा तब उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे करीब कोई और हो। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी हालत क्या होगी? मैं तुमसे नफरत करता हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जान यूं ही चली जाए। लंजन इस तरह से बोलता है। विंग कंफ्यूज था। कंफ्यूजली वो लंजन की तरफ देखते हुए पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? लंजन कहता है जो मेरे पीछे है, जिससे मैं प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद तो विंग का पारा एकदम शॉकली वो लंजन की तरफ देखने लगता है कि लंजन मतलब जिससे वो प्यार कर बैठा है वो किसी और से प्यार करता है। लंजन कहता है वो वो मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी करता है। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आएगा, और जब वो आएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा कि मैं किसी और के साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब तुम बच पाओगे, क्योंकि उसने कहा था कि वो 24 घंटे मेरी ही नज़रगानी में, चौबीसों घंटे मुझ पे ही नज़र रखे हुआ होगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। अगर उसे इस चीज़ की भनक हो गई कि मेरी फर्स्ट किस किसी और के हवाले हो गई है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जितना मैं उसे जानता हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। उसे बर्दाश्त नहीं है कि उसकी 1% भी चीज़ किसी और के हवाले हो। उसे ये भी बर्दाश्त नहीं है कि उसका पर्सन जिससे वो प्यार करता है वो 99%
1% उसका और 1% किसी और का, उसे ये पसंद नहीं है। ये शब्द विंग को खुद का ही लग रहा था। ये तो वो खुद बोलता है कि ये 99% जो उसका है वो 1% भी किसी और का होना नहीं चाहिए, 100% उसका होना चाहिए। विंग इस तरह से ही बोलता है और ये बात सुनकर विंग थोड़ा सा शॉक था कि ये तो उसके बोले हुए शब्द है। और विंग को धुंधला धुंधला सब कुछ याद आने लगता है बचपन का। लैनजन रोते हुए कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया वीवोशान, एक तो मुझे तुमसे नफरत थी और अब ये करके तुमने और ज़्यादा नफरत बढ़ा दी है। पर मेरी नफरत से ज़्यादा तुम्हारी जान ज़्यादा कीमती है। मैं मेरी नफरत की वजह से किसी की जान नहीं ले सकता, इसलिए अब तुम मुझसे बहुत दूर रहो। दूर मतलब दूर, तुम्हें समझ आ रही है? या तो फिर मैं ही तुमसे दूर हो जाता हूँ। मैं कल ही इस कॉलेज से निकल जाऊँगा, बहुत दूर चला जाऊँगा। वांगची इस तरह से बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग उसे रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता है। विंग को धुंधला धुंधला सारी बातें याद आ रही थी। विंग वहीं पे बेहोश हो जाता है। लैनजन वहाँ से जा चुका था। हमें सीन नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर विंग एक हॉस्पिटल में एडमिट था। विंग को होश आता। विंग की मॉम और विंग के डैड बहुत रो रहे थे विंग के लिए। विंग को होश आता और विंग को सब कुछ याद आ चुका था बचपन का, जो भी उसने लैनसन को कहा था, जो लैनसन ने उसे कहा था, वो सब कुछ विंग को याद आ जाता है। और विंग को ये याद आ जाता है कि उसने लैनसन को प्रॉमिस किया था कि वो बड़ा होकर लैनसन से शादी करेगा और लैनसन का ही होकर रहेगा। अब वो भी लैनसन को ढूंढना चाहता है। अब वो लैनवोंग जी के पीछे नहीं जाएगा क्योंकि बचपन का प्यार उसका इंतज़ार कर रहा है, उसका लैनसन उसका इंतज़ार कर रहा है और वो है कि किसी और से प्यार कर बैठा है। ये उसने गलत किया। उसने वादा किया था लैनवोंग जी को, लैनसन को, पर लैनवोंग जी की नाम थी तो उसी लैनसन का नेम है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या ये वही है या फिर अलग। अभी फ़िलहाल के लिए विंग का दिमाग इतना नहीं दौड़ता है कि वो सोच पाए कि यही लैनवोंग जी उसका लैनसन है। इसलिए विंग अब लैनसन को ढूंढने की कोशिश करता है। वो उस डॉक्टर उस एडमिट रूम से बाहर आता है। बाहर आते ही डॉक्टर बोलते हैं कि आपको रेक्स सोने की ज़रूरत है। तो हमारा विंग मना कर देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर उसके मॉम डैड उसको देखते हैं, रोने लगते हैं, उसे हक करते हैं, पर विंग उन्हें कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है मॉम डैड, आप चिंता मत करो, मैं वो ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। विंग इस तरह से बोलता है। विंग की बात सुनकर हमारे सररन और बीचांग से दोनों के दोनों विंग की तरफ देखते हैं। विंग उनसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि लैन फैमिली कहाँ रहती है, कहाँ है वो, अब कहाँ रहते हैं। जहाँ पर हमारी सररन कहती है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। विंग कहता है कि मुझे बताइए। जहाँ पर हमारी सररन कहती है कि विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विंग कहता है मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, आप मुझे बताइए लैन फैमिली अभी कहाँ है, क्या वो वहीं रहती है जहाँ रहते थे या फिर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। आप तो उनके अच्छे दोस्त हो ना, तो आपको तो पता ही होगा कि वो कहाँ है। ये सुनने के बाद हमारी सररन कहती कि तुम्हें बचपन का सब कुछ, जहाँ पर विंग कहता है कि मुझे याद आ गया है, सब कुछ याद आ गया है मॉम, और अब मुझे जस्ट एक पर्सन की तलाश है, प्लीज़ मुझे बताइए लैन फैमिली अभी कहाँ है, किधर है। तो हमारी सरन कहती कि वो इसी देश में है और वो यहीं पर ही रहती है। विंग कहता है कि मुझे नंबर दीजिए। जहाँ पर सरन कहती कि वो मुझे नहीं पता है, मैंने एक बार उनसे बात की थी, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन लगाया था, पर वो एक टेलीफोन नंबर था शायद उनके आसपास का। जहाँ पर हमारा विंग कहता है कि वो नंबर तो होगा ना आपके पास। सरन कहती कि वो फ़ोन तो टूट गया था ना विंग, इसलिए सिम कार्ड मैंने चेंज कर दिया था और फ़ोन मैंने फेंक दिया था, तो नंबर मेरे पास नहीं है। ये सुनने के बाद विंग बहुत गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वो वहाँ से निकल जाता है। विंग की माँ चिल्लाते रह जाती है पर विंग नहीं सुनता है। विंग अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हुए कहता है कि जितने भी टेलीफोन्स है यहाँ पे पूरे देश में, जितने भी टेलीफोन्स हैं उन सारे टेलीफोन्स के नंबर उसे चाहिए और उनके डिटेल्स भी।
ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है विंग, ये इम्पॉसिबल है। विंग कहता है कि मेरे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें अकेले से नहीं हो पाता है तो मैं अपनी पूरी फोर्स भेजता हूँ, तुम पूरा के पूरा सर्चिंग एरिया सर्च मार दो, अब जितना भी तुम्हें पैसा चाहिए मैं सब कुछ दूंगा। विंग इस तरह से बोलता है तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, तुम्हारी दोस्ती के खातिर मैं इतना करने के लिए तैयार हूँ। विंग कहता है कि थैंक यू दोस्त। फिर हमें सीन दिखा जाता है 2 दिन बाद का। विंग इस 2 दिन में कॉलेज बिल्कुल भी नहीं गया था, क्योंकि लैनजन वहाँ से जा चुका होगा या नहीं ये विंग को नहीं पता है। और अगर विंग लैनजन को देखेगा, मतलब लनवांग जी को देखेगा, तो उसे फिर से लनवांग जी के पास जाने की वो होगा। पर विंग ये नहीं चाहता है, विंग अपने लैनजन के लिए लॉयल रहना चाहता है। वो भूल गया था, इसके कारण उसने गलती कर दी, पर अब वो गलती बिल्कुल नहीं करेगा, वो लैनजन का ही होकर रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए। विंग इसलिए ही कॉलेज नहीं गया था। विंग पूरी तरह से ढूंढने के बाद उसे फ़ोन आता है उसके दोस्त का कि सारे नंबर्स मिल चुके हैं, मैंने तुम्हारे लैपटॉप में सेंड कर दिए। विंग उन सारे नंबर्स को चेक करता है और फिर अपने दूसरे दोस्त को कॉल लगाते हुए कहता है कि इन सारे नंबर्स के आसपास के जितने भी टेलीफोन्स जो रिंगटोन हैक होती है, क्या वो मुझे सुनाई, मतलब बता सकते हो। जहाँ पर उसका दोस्त ढूंढने के बाद कहता है कि किस तरह की होनी चाहिए। जहाँ पर विंग कहता है कि एक लेडी बोलती है, मतलब वो कहती है कि उनका नाम लेन ई है, तुम क्या उनका नेम या फिर सिरिन, इस तरह से वो बोलती हुई नज़र आ रही है, आई मीन सुनाई दे रहा है। ऐसी कोई टेलीफोन रिंग है क्या। जब उसका दोस्त कहता है कि इसे ढूंढने में थोड़ा मुश्किल होगा विंग। विंग कहता है कि तुम्हें जितनी मुश्किल हो तुम बस इसे ढूंढ कर दो। विंग इस तरह से बोलता है, उसका दोस्त उसे ढूंढ कर देता है। लगभग और 2 दिन, ऐसे ही 1 वीक कंप्लीट हो चुका था। विंग वहाँ के रहने वाले लोगों का पता लगा चुका था। वहाँ पर वो पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे पास ही में एक घर है, जो कि अभी फ़िलहाल के लिए वो लोग कहीं बाहर गए हैं। ये देखने के बाद विंग को श्योर हो चुका था कि ये वही घर है जहाँ पर उसका लैनजन रहता है, पर अभी ये ताला मारा हुआ है, कहाँ पर गए हैं ये नहीं पता। उस घर का नेम और सब कुछ विंग नोट कर लेता है। वहाँ पास ही में सीसीटीवी कैमरा था, जिससे विंग को पता लग सके कि यहाँ पर कब वो गए हैं, कितने बजे गए हैं, कहाँ से गए हैं। वो सब कुछ चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं, मतलब घर शिफ्ट कर चुके हैं कहीं और लैनजन का चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा है। लैनजन की मॉम और उसके डैड वहाँ से निकल चुके थे एक टैक्सी में। विंग उस टैक्सी का नंबर नोट कर लेता है और फिर उस टैक्सी वाले को फ़ोन लगा कर पूछता है कि तुमने उसे आखिरी बार कहाँ छोड़ा था। तो वो कहते हैं कि मतलब वो एक एड्रेस बताते हैं। विंग उस एड्रेस पर जाता है। द लास्ट सीन, विंग को लैनजन मिल जाता है जब वो देखता है कि लैनजन कुछ फूलों में पानी नाक रहा है और पीछे से उसकी मॉम करके चिल्ला रही है, लैनजन जल्दी आओ। विंग जब ये देखता है थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी। वो फर्स्ट टाइम नहीं, पर इतने सालों बाद लैनजन को देखने जा रहा है। वो बहुत एक्साइटेड था लैनजन को देखने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। उसकी दिल की धड़कनें बहुत फास्ट थी, बहुत ज़्यादा फास्ट। वो धीरे धीरे लैनजन के पास जाने लगता है और फिर लैनजन की आंखों के ऊपर अपने दोनों हाथ को रखते हुए कहता है, गैस करो मैं कौन हूँ। लैनजन जो कि वॉइस सुनता है, वॉइस उसे जानी पहचानी लगती है, पर ये चीज़ सिर्फ एक ही पर्सन उसके साथ करता था, विंग। लैनजन शॉक था, इतने सालों बाद यही सीन उसके साथ दोबारा हो रहा है। क्या विंग है। फिर लैनजन की आंखों में आंसू आने लगते हैं। ये विंग ही है, क्योंकि बचपन में विंग ऐसी ही हरकतें लैनजन के साथ करता था और उसके बाद से किसी ने भी ऐसी हरकत लैनजन के साथ नहीं की है। इसलिए लैनजन पहचान लेता है कि ये विंग है। वो विंग करके बोलता है, विंग। लैनजन की वॉइस सुनता है और लैनजन तुरंत ली फिरता है और विंग की तरफ रोते हुए देखने लगता है। पर जब वो विंग की तरफ देखता है
तब वो शॉक्ड हो जाता है। शॉकली वो विंग की तरफ देख रहा था और विंग खुद भी शॉक था। वो भी लैनसन की तरफ शॉकली देख रहा था। विंग कहता है लैनवोंग जी, और लैनवोंग जी कहता है लैनसन कहता है विभूषण। जहाँ पर विभूषण सुनकर मतलब विंग लैनसन की तरफ देखता है और कहता है लैनवोंग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पर तो मेरे लैनसन को होना चाहिए। ये सुनने के बाद लैनसन शॉक्ड हो जाता है। लैनसन शॉकली विंग की तरफ देखने लगता है ऊपर से नीचे तक। क्या ये विंग है या फिर उसका वहम हो रहा है? लैनसन कहता है कि तुमने मेरे बारे में कोई ये तो नहीं करवाया ना? क्या तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे ना? तुम बोलो, क्या तुम मेरे विंग की नकल तो नहीं कर रहे ना? क्या तुमने मेरे बारे में पूरी डिटेल्स निकाल रखी है जिससे तुम्हें पता हो कि विंग मेरे साथ क्या करता था? लैनसन ये सब कुछ बोलते हुए रोने लगता है और कहता है देखो विभूषण, तुम्हारे साथ मेरी नफरत है। तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया है, फिर भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। पर यह हरकत मेरे साथ मत करो विभूषण। मैं अपने विंग से बहुत प्यार करता हूँ और ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। लैनसन इस तरह से बोल कर रोने लगता है और विंग लैनसन को हक करता है और कहता है मैं तुम्हारा विंग हूँ लैनसन, याद करो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं लौट आऊँगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लौटूंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करूँगा। और मैंने तुम्हें एक और चीज़ बोली थी कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं तुम्हें किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता। मैंने तुमसे ये भी कहा था लैनसन, मैं ही तुम्हारा विंग हूँ और तुम मेरे लैनसन हो। मैं कोई तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ और ना ही तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर रहा हूँ लैनसन, पर मैं ही तुम्हारा विंग हूँ और इस चीज़ को तुम्हें कबूल करना होगा। जहाँ पर हमारा विंग और लैनसन का एक इमोशनल थोड़ा सा बातें होती है, और जब तक इन दोनों की बातें हो रही थी तब तक हमारी लैनी भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। जब वो ये सीन देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। शॉकली वो विंग की तरफ देखती है कि ये वही लड़का है जो थकी था। लैनसन जो कि विंग की बाहों में रो रहा था, विंग भी रो रहा था। लैनी कहती कि तुम यहाँ पर इस तरह से लैनी बोलती है तो विंग जो कि लैनसन को छोड़ता है और लैनी की तरफ देखता है और कहता है आंटी लैनी। जहाँ पर ये सुनने के बाद तो लैनी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये चीज़ विंग उन्हें बोलता था। लैनी कहती है विंग? जहाँ पर विंग कहता है हाँ मैं ही विंग। जहाँ पर लैनी कहती विंग तुम? पर तुम तो, और तुम वो लड़की। जहाँ पर विंग कहता है कि मैं आपको घर में चलकर बताता हूँ। क्या आप मुझे घर में नहीं बुलाएगी? मैं इतने सालों बाद लौटा हूँ, क्या आप मुझे नहीं बुलाएगी मॉम? जहाँ पर हमारी लैनी कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो। लैनसन थोड़ा हंस देता है क्योंकि विंग की हरकत अभी भी बचपन जैसी ही है। लैनसन भी विंग के पीछे पीछे चलने लगता है, विंग को देखने लगता है जिससे वो नफरत करता था। ये उसी का विंग है, मतलब जिससे वो नफरत करता था वही विंग निकलेगा। कभी लैनसन ने नहीं सोचा था। लैनसन और विंग और लैनी तीनों घर में आते हैं। लैनी चिरन को बुलाती है, चिरन भी आते हैं और चिरन कहता है कि ये तो वही है। और विंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हुआ यूँ था कि उस लड़की ने मेरे दोस्त को चिट किया था। मेरे दोस्त ने उस लड़की के बारे में मुझे बताया, और जब मेरी मॉम ने कहा कि वो उनकी दोस्त की बेटी है जो कि मेरे साथ कुछ मतलब मेरा रिश्ता ऐसा, तो मुझे याद नहीं था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था और मैं बचपन की याददाश्त भूल चुका था। इसलिए मैंने मॉम को कह दिया कि ठीक है, और मैं उस लड़की के साथ चला गया। पर जब मुझे उसके बारे में पता चला तब मुझसे रहा नहीं गया। जब उसने कहा कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है, वो किसी और की नहीं, तो मुझे हंसी आई और फिर मैंने उसके फ़ोटोज़ वहीं पे फेंक दिए। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर मुझे गुस्सा आ गया था, और उसी वक्त आप लोग भी वहीं पे थे और आप लोगों ने गलत समझ लिया, और फिर ये बखेड़ा खड़ा हो गया। और लैनसन, जब तुम डॉक्टरी रूम में थे तब शायद तुम मार्क्स में थे, है ना? मैंने तुम्हें देखा था पर मैंने ध्यान से तुम्हें नहीं देखा। तब मैं ड्रिंक लेकर वहाँ आया था और तब मैं कह रहा था कि रोतरू, तब वो सब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था
ऐसा करने को। मुझे डेयर मिला था जो मुझे कंप्लीट करना था कि मैं उस लड़के को डॉक्टरी रूम में ले जाऊँ और दैन ऐसा सब कुछ बोलूँ। मैं ऐसा सब कुछ बोलना नहीं चाहता था, पर क्या करता, डेयर मिला था इसलिए कंप्लीट कर रहा था। बाकी मैं कोई भी रूल्स नहीं तोड़ता हूँ लैंसन। जहाँ पर लैंसन था वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है एंड देन एक और बात कि अभी तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया हूँ और किसी से नहीं। और इस चीज़ का प्रूफ तुम्हें भी मिल चुका है लैंसन। लैंसन जो कि विंग की तरफ देखता है घूर घूर के। उसके बाद वो लोग थोड़ी घनी बातें करते हैं और फिर विंग और वांग जी अकेले में रूम में आते हैं, जहाँ पर लैंसन विंग को कहता है झूठे, एक नंबर के झूठे हो तुम। विंग कहता है कि मैंने क्या झूठ बोला। लैंसन कहता है कि यही कि तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। झूठे कहेंगे, एक नंबर के झूठे हो, तुम्हें टीचर से प्यार हो गया था। विंग कहता है टीचर तो तुम ही हो ना पर लैंसन। जहाँ पर लैंसन कहता है हाँ, पर तब तो पता नहीं था ना कि मैं लैंसन नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तुम्हें क्या पता था, तुम्हें तो प्यार हो गया था ना। यहाँ पर विंग सॉरी बोलते हुए कहता है कि आई एम सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी माय लव। जहाँ पर हमारा लैंसन कहता है कि इसकी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा और तुम मुझसे दूर रहोगे, मुझे टच भी नहीं करोगे। ये सुनने के बाद तो विंग कहता कि ये तो नाइंसाफ़ी है, इतने सालों बाद मिला और मैं तुम्हें टच ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता लैंसन। ये मत करो प्लीज़ माय स्वीट हार्ट, मेरा लव, ऐसा ना करो। पर लैंसन ऐसा बोल कर मुँह उधर साइड का फिर लेता है। विंग कहता कि मेरी फर्स्ट किस भी तुमने ही तो ली है और तुम्हारी फर्स्ट किस मेरे पास ही तो आई है लैंसन। लैंसन माय लव प्लीज़, इतने सालों बाद मैं मिला हूँ और तुम मुझे अड़ने भी नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना। जहाँ पर हमारा लैंसन कहता है कि बचपन में तो तुम बड़ा कहते थे कि मैं फोर्सफुली मतलब तुम डेविल टाइप हो, हाँ, और अब क्या हो गया, अब तो तुम मुझे मेरे सामने भीगी पिटली हो। अगर इतना ही है तो फोर्स करो ना, मुझे बताने की ज़रूरत है। अगर दूसरा बंदा होता है ना तो अभी तक इतना बोलते ही लैंसन सीधा बेड पर नज़र आता है। लैंसन शॉकली विंग की तरह देखता है और विंग कहता है तुम्हारी बात है, तुम कुछ बोलो और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो बस तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता था कि तुम कहना क्या चाहते हो, वरना मैं भी तो यही सोचूं कि तुम इतने साल मेरे बिना कैसे रह पाए। और अभी कैसे रह ले हो, मतलब रह सकते हो जब इतने सालों बाद मैं तुम्हारे सामने आया हूँ। जहाँ पर लैंसन शर्माते हुए टर्न हो जाता है और कहता है बकवास बंद करो, ठीक है, अब हटो साइड ऊपर से। आई समझ, मेरे कहने के बाद मुझसे फोर्स मत करो, वरना ये तो यही बात होगी कि मैंने कहा रोमांस करो और तुमने कर लिया। वी कहता है कि मैं तो करना पहले से ही चाहता था, पर तुम्हारी परमिशन चाहिए थी, और तुम्हें तो पता है ना मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ लैंसन। लैंसन कहता है अच्छे लड़के, वो भी तुम, सीरियसली? यहाँ पर विंग कहता है ऑफ कोर्स डार्लिंग, मैं बहुत ज़्यादा मासूम हूँ। लैंसन कहता है मुझे तो नहीं लगता कि तुम किसी एंगल से मासूम हो। विंग कहता है ओके ठीक है, पर मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं पता लैंसन कि आगे क्या करते हैं। लैंसन विंग की तरफ देखता है शॉकली एंड देन बोलता है सीरियसली तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है पता है डार्लिंग, बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आगे क्या करते हैं। लैंसन कहता है बस करो, बिना शादी के तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला तुम्हारे साथ कुछ भी। विंग कहता है कि ओह तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं, फिर तुम मुझे करने दोगे है ना? लैंसन कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। विंग कहता है ओके डार्लिंग, जैसी तुम्हारी इच्छा। विंग इस तरह से बोलकर लैंसन को बाहों में उठा के नीचे लेकर आ जाता है। लैंसन कहता है तुम क्या कर रहे हो विंग, मॉम डैड है नीचे, शर्म करो। विंग कहता है मॉम डैड, मैं अभी ही लैंसन से शादी करना चाहता हूँ और इस चीज़ की परमिशन मैं आप सबसे मांगता हूँ। क्या आप सब लोग राज़ी है? क्योंकि मैंने लैंसन का बचपन से लेकर अब तक इंतज़ार किया है और अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद तो लैनी और लैंचरन की बोलती बंद हो जाती है, पर वो अपने बच्चों की खुशी की खातिर हाँ कह देते हैं। विंग अपने मॉम डैड से भी बात कर लेता है और थोड़ी देर में ही उन दोनों का शादी का मंडप अरेंज भी हो जाता है। इतनी स्पीड में सब कुछ हो जाता है कि पूछे ही ना जाए। वीआईपी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वांग जी और विंग रेडी होकर आते हैं। उन दोनों की शादी कंप्लीट होती है। वांग जी तो शॉक था कि इतनी देर में इतनी जल्दी ये शादी कैसे हुई,
और जितने भी लोगों को बुलाया गया था वो सबके सब शौक थे। मतलब स्टूडेंट को बुलाया गया था, वीआईपी लोग के बच्चे को बुलाया गया था, सब शौक थे कि विंग की शादी इस लड़के के साथ, ये कौन है। और नेहा को भी बुलाया गया था, न्यूशन शौक था कि वोंग जी की शादी वो अभी विभूषण के साथ, समझ नहीं आ रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स थे जो विंग को पसंद करते थे, वो तो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे कि टीचर की शादी विभूषण के साथ। ये टीचर ही विभूषण को गम गया था जो इतनी जल्दी शादी करती। ये टीचर तो 2 दिन का आया था ना, और 2 दिन के अंदर विंग को पटा भी लिया। OMG, हम यहाँ पर 10 साल से पटाने की कोशिश कर रहे, विंग नहीं पटा, और 2 दिन के अंदर लंसन इस टीचर से पट गया। वाह, सारे स्टूडेंट सब कुछ शॉक थे, बट विंग को क्या लेना देना, विंग को जस्ट लंसन से लेना देना। सीन कट करके हमें नाइट का दिखाया जाता है। लंसन कहता है विंग प्लीज़, विंग कहता है बिल्कुल नहीं, जितना मैंने वेट किया है वो आज सब कुछ मैं ले लूँगा तुमसे लंसन। वो मुझे पता है, मैं भी तुम्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें चाहूँ, पर विंग मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। प्लीज़ मुझ पर थोड़ी सी दया खाना, थोड़ा सा टाइम देना, मेरा फर्स्ट टाइम है विंग, बहुत पेन होगा। विंग लंसन को बाहों में लेते हुए कहता है लंसन चिंता मत करो, मैं बहुत स्लोली और जेंटल रहूँगा। लंसन गहरी से ब्रीथ छोड़ता है और विंग को अपनी बॉडी और अपना पूरा शरीर सौंप देता है। विंग लंसन के ऊपर आते ही लंसन के शर्ट के बटन धीरे धीरे ओपन करता है, और उस बीच वो लंसन की नेक के ऊपर हल्के हल्के किसेस करता है, जिसे लंसन हल्के हल्के विंग के नाम से मौन करता है। विंग जो कि सब कुछ सुन रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी अपने लिप्स को बाइट करने लगता है, और विंग का नाम लेते हुए वो बाइट किए जा रहा था अपने लिप्स को। विंग शर्ट के बटन ओपन करने के बाद लंसन की तरफ दिखता है, उसके लिप्स पर हल्का सा पैक करते हुए वो चेस्ट पर आता है, और वहाँ पे भी छोटे छोटे किसेस करना स्टार्ट करता है। लंसन को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो, इतना ज़्यादा उसे अच्छा लग रहा था। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, क्योंकि मैं अभी तक रूम में रिकॉर्डिंग कर रही थी, पर अभी मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरे मॉम डैड आ गए हैं ना, इसलिए दरवाज़ा खुला रखा है, इसलिए बाहर की नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ जो कि आएगी, प्लीज़ उसे इग्नोर करना, ओके। अब स्टोरी पर आते हैं, जहाँ पर हमारा लंसन बहुत ज़्यादा मन करने लगता है इतने में ही, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, और विंग तो ऑलरेडी लंसन को देखकर ही हार्ड हो चुका था। फिर वो लंसन की पैंट भी उतारता है। वैसे गाइस, मैंने तो कहा था, पर क्या करूँ, मैं जब भी बोलती हूँ ना तब ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसके कारण मैं रिकॉर्डिंग को कंप्लीट नहीं कर पाती। जैसे मैंने कहा था कि बहुत रोमांटिक होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर सॉरी। विंग जो कि लंसन की पैंट को उतारने के बाद कहता है आई वॉन्ट यू चिली, आई रियली वॉन्ट यू चिली। इस तरह से बोलकर वो लंसन के प्राइवेट उसको मुंह में लेते हुए लिक करने लगता है, सक करने लगता है। लंसन तेज़ी से मौन करते हुए विंग का नाम लेता है, विंग। जहाँ पर विंग था वो सब कुछ सुन रहा था। विंग और तेज़ी से बाइट करने लगता है, और लंसन और तेज़ से चिल्लाता है, विंग। जहाँ पर विंग था वो सब सुन रहा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग जब देखता है कि लंसन ने रिलीज़ कर दिया उसके मुंह में, विंग उस लिक्विड को थोड़ा चाट जाता है और थोड़ा मुंह से निकाल देता है। इतना सारा वो पी नहीं सकता ना, इसलिए वो फिर लंसन के ऊपर आता है, एक एक फिंगर लंसन के अंदर एंटर करते हुए प्रिपेयर करने लगता है। लंसन को पेन बहुत हो रहा था, पर लंसन विंग के लिए इतना सह सकता है। इतने सालों बाद विंग उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। विंग का टच पाने के लिए लंसन ने बहुत कुछ किया है, और अब लंसन बयां करना चाहता है विंग को कि वो कब से इंतज़ार कर रहा था, बेसब्री से वो लंसन विंग का इंतज़ार कर रहा था। विंग धीरे धीरे लंसन के अंदर एंटर करता है। विंग एंटर जैसे ही कर रहा था, लंसन बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगता है, और रोना भी आ रहा था उसे बहुत, पर वो कंट्रोल कर रहा था। विंग एकदम धीरे धीरे लंसन के अंदर एंटर कर रहा था, एकदम धीरे धीरे, जिससे लंसन को पेन ना हो। लंसन विंग की तरफ दिखता है, थोड़ी देर ऐसे ही विंग स्टॉप हो जाता है। लंसन कहता है, विंग तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है,
मैं तुम्हारा पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा था। तुम्हें मैं बहुत चाहता हूँ विंग। आई लव यू। विंग लैंसन की तरफ देखता है। आई लव यू सुनने का शब्द विंग बहुत बेसब्री से वो भी सुनना चाहता था, और अब सुना है तो इतना ज़्यादा वो खुश हो गया था कि खुशी के मारे वो भूल गया कि उसने लैंसन के अंदर एंटर किया है। वो उछल पड़ता है। इतने में ही लैंसन की चिक निकल जाती है और लैंसन विंग करके चिल्लाता है। विंग कहता है, ओ आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी, वो मैं भूल गया था, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, तुमने मुझे आई लव यू बोला, इसे माफ़ करना लैंसन, माफ़ करना, सॉरी एकदम सॉरी माय लव। ऐसा बोल विंग वांगचू को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है और दोनों एक प्यारी सी रोमांटिक सी मतलब नाइट स्पेंड करते हैं हॉट सी। एंड यहीं पे इस फैन फिक्शन की एंड होती है। उम्मीद कर सकती हूँ ये फैन फिक्शन आपको पसंद आई।